अध्याय 141 वह कहाँ है। अब जब त्यानिक्सियों कबीले ने जियान चेन की तलाश छोड़ दी थी तो वे सभी तुरंत जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से पीछे हटने लगे। आतिशबाजी को देखते ही वे सभी जल्दी से बाहर निकलने लगे। हालांकि जियान चेन ने त्यानिक्सियों कबीले को इतनी आसानी से जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि त्यानिक्सियोगली के खिलाफ वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उन महान संतों और संत गुरुओं के खिलाफ वह आसानी से उनसे निपट सकता था। हालांकि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में आमतौर पर अन्य भाड़े के सैनिकों को ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन त्यानिक्सियों कबीले के सभी भाड़े के सैनिक सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके वस्त्रों पर त्यानिक्सियों का प्रतीक था, इसलिए उन्हें ढूंढना एक आसान काम था। कभी कभी पर्वत श्रृंखला में युद्ध की आवाजें सुनी जा सकती थीं। यहां तक कि जब त्यानिक्सियों कबीले के सदस्य पीछे हट गए तब भी कई समूह जियान चेन के सामने आए और मारे गए। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में रहने के बाद उसने कई महीनों का समृद्ध अनुभव जमा किया था और जटिल इलाके की मदद से भूत की तरह प्रकट और गायब हो सकता था। उसके आश्चर्यजनक हमलों के कारण उसके दुश्मन खुद का बचाव करने में असमर्थ हो गए। यहां तक कि जब जियान चेन को भाड़े के सैनिकों ने खोज लिया तब भी जियान चेन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और अंत में एक ही वार से मार डाला। भले ही जियान चेन को त्यानिक्सियों कबीले के विशेषज्ञों ने घेर लिया हो, लेकिन वह अपनी बेहतर गति पर भरोसा करके बिना किसी निशान के जंगल में भाग सकता था। इससे त्यानिक्सियों कबीले को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनमें से कोई भी उसका पीछा नहीं कर सकता था। यहां तक कि मिडिल सेंट मास्टर्स भी उसका पीछा करने का कोई तरीका नहीं निकाल पाए। आधे दिन में त्यानिक्सियों कबीले के सभी लोग आखिरकार एक साथ इकट्ठा हो गए। ये देखकर कि केवल 100 लोग ही बचे थे, त्यानिक्सियोगली बहुत उदास हो गया। शुरुआत में वे आधे हजार भाड़े के सैनिकों के साथ जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में वे 400 से अधिक सदस्यों को खो देंगे। त्यानिक्सियों कबीले के लिए यह एक गंभीर नुकसान था। त्यानिक्सियोगली के मन में एक पल के लिए जानलेवा इरादे की एक गंभीर चमक उभरी क्योंकि जियान चेन को मारने की उसकी इच्छा अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। उसने न केवल अपने कांगेर को मार डाला बल्कि उसने त्यानिक्सियों कबीले को भी भारी नुकसान पहुंचाया। अभी त्यानिक्सियोगली जियान चेन का मांस खाने और उसका खून पीने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहता था। त्यानिक्सियोगली के चेहरे पर उदासी देखकर आसपास के हर भाड़े के सैनिक के गले में दर्द होने लगा। किसी ने भी एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि हो सकता है कि त्यानिक्सियोगली का गुस्सा भड़क जाए। इस समय किसी ने भी ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की जिससे उसे ठेस पहुंचे। चलो चलें, त्यानिक्सियोगली ने उदास चेहरे के साथ अपना हाथ हिलाया। जैसे ही वह उन्हें उस क्षेत्र से दूर ले गया, उसे पता था कि इस तरह के नुकसान का सामना करने के बाद ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि त्यानिक्सियों कबीला अभी भी वेक सिटी में नंबर 1 कबीला था। बचे हुए त्यानिक्सियों भाड़े के सैनिक जंगल में बिना किसी जादुई जानवर के हमला करने की हिम्मत के चलते चले गए। हालांकि इस समूह से एक उदास हवा निकल रही थी। वे स्पष्ट रूप से उदासीन थे और उनका मनोबल कम था। उनके पीछे एक चमड़े का पहनावा था जो पेड़ों के बीच से तेजी से उनका पीछा कर रहा था। वह इस तरह से आगे बढ़ रहा था कि पास की लंबी घास मुश्किल से हिल रही थी, और भले ही वह त्यानिक्सियों समूह से 50 मीटर से ज्यादा दूर नहीं था, त्यानिक्सियों कबीले के सदस्यों ने उसे नोटिस नहीं किया और आगे बढ़ते रहे। वे जो तेज आवाजें निकाल रहे थे उसके कारण वे अपने अनुयायी द्वारा की जा रही और भी छोटी आवाजें सुनने में असमर्थ थे। उनके पीछे वाला व्यक्ति बहुत सतर्क था। अपनी हरकतों को छिपाने के लिए ऊंची घास का इस्तेमाल करते हुए वह तेजी से उनके पीछे पीछे चला गया। कुछ ही सेकंड में वह 20 मीटर के भीतर था, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। उस समय उस आदमी के हाथों में तलवार की चमकीली चमक दिखाई दी। घास से अभी भी छिपा हुआ वह आदमी धुंधलेपन में गायब हो गया और त्यानिक्सियों कबीले के सबसे बड़े भाड़े के सैनिक के पीछे उड़ गया। अपने और भाड़े के सैनिकों के समूह के बीच की 20 मीटर की दूरी को पार करते हुए उस आदमी की तलवार चमकती हुई हवा में घूमी और समूह के आखिरी व्यक्ति पर वार कर दिया। तलवार कई बार चमकी और अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी तथा 5 भाड़े के सैनिकों की गर्दनों में वार कर दिया। वहां रुके बिना उसकी चांदी की तलवार एक बार फिर धुंधली हो गई और उसने एक ही पल में 3 अन्य लोगों के गले पर वार कर दिया। सब लोग सावधान रहें, वह आदमी यहां है। जैसे ही वे 8 भाड़े के सैनिक बिजली की गति से मारे गए, एक भाड़े के सैनिक को अंततः यह एहसास हुआ कि उन पर हमला हो रहा है और उसने चिल्लाकर सभी को चेतावनी दी। चेतावनी सुनते ही हर भाड़े के सैनिक ने अपना सेंट वेपन निकाला और अपने चारों ओर देखने लगे। हालांकि जैसे ही पहला आदमी बोला, हमलावर उतनी ही तेजी से वापस झाड़ियों में जा छिपा। चुप रहो, भागने के बारे में सोचना भी मत।
तियानेक सियोगली ने कुल्हाड़ी लेकर छलांग लगाए और पीछे से जोरदार गर्जना हुई। उस आदमी का पीछा करते हुए बाकी 20 संत मास्टर्स ने भी उसका पीछा किया। तियानेक सियोगली और अन्य संत गुरुओं को उस आदमी का पीछा करते देख तियानेक सियोग कबीले के बाकी सदस्यों ने राहत की सांस ली। उनके पहले से घबराए हुए चेहरे भी काफी हद तक ढीले पड़ गए। पिछले कुछ दिनों से वे इस आदमी से आतंकित थे जिसने उनके कई ताकतवर भाइयों को मार डाला था। यह उचित कारण था कि वे उससे डरते थे, ये सोचकर कि कब उनकी बारी आएगी जब वे उसके हाथों जमीन पर गिरेंगे। अचानक जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, ऊंची घास फट गई और उसमें से एक चांदी की तलवार चमकती हुई निकली। पच पच। इसके बाद 2 भाड़े के सैनिक जमीन पर गिर पड़े और उनके गले में चाकू भोंक दिया गया। इस अचानक हलचल ने कई लोगों को परेशान कर दिया था। जिस क्षण उन्होंने इसे देखा, वहां मौजूद हर एक भाड़े का सिपाही डर से पीला पड़ गया था। हर कोई सावधान रहे, वह यहाँ है। इससे पहले कि वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, एक चमड़े का वस्त्र पहने आदमी घने जंगल से बाहर आया और उसने अपनी तलवार तैयार कर रखी थी, जो पास खड़े किसी व्यक्ति पर वार करने के लिए तैयार था। शेष बचे तियानेक सियोग कबीले के सदस्यों ने अपने संत हथियार ऊपर उठा लिए। क्योंकि संख्या में वे अधिक थे, इसलिए वे सभी आक्रमणकारी व्यक्ति को फंसाने के लिए एक घेरे में फैलने लगे। घेरे जाने के बाद भी चमड़े के कपड़े पहने व्यक्ति के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़े हुए वह हर दिशा से उस पर होने वाले हमलों से खुद को बचाता रहा। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसके हमलावरों की बोलती बंद हो गई, लेकिन ये लोग केवल महान संत स्तर के थे, इसलिए जब हमला करने की बारी उनकी आई तो उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। लगातार टकरावों के बाद चमड़े पहने हुए आदमी ने अपनी तलवार से हमला किया और तलवार की धुंधली चमक के साथ 5 अलग अलग भाड़े के सैनिकों के गले में वार किया। उन 5 भाड़े के सैनिकों को मारने के बाद वह आदमी लड़ाई जारी नहीं रख सका, बल्कि उसने घेरे से भागने का विकल्प चुना। जंगल में घुसकर वह बिना किसी निशान के गायब हो गया, क्योंकि बाकी भाड़े के सैनिक उसे रोकने में असमर्थ थे। उसके भागने के कुछ समय बाद ही एक पृथ्वी आधारित संत बल उस क्षेत्र में उड़ आया। जब तियानेक सियोगली अन्य संत गुरुओं के साथ वापस लौटा, क्षेत्र के चारों ओर देखने पर वह केवल जमीन पर लाशें ही देख पाया, लेकिन हमलावर का कोई निशान नहीं था। वह कहाँ है? तियानेक सियोगली ने गुस्से से दहाड़ते हुए वहां मौजूद भाड़े के सैनिकों से पूछा। अध्याय 142 तियानेक सियोग कबीले की भारी क्षति। वह वहां भाग गया। एक व्यक्ति ने उस ओर इशारा किया जहां वह आदमी भाग गया था। यह सुनकर तियानेक सियोगली ने अपनी नजर उस ओर घुमाई जहां एक भाड़े के सिपाही ने इशारा किया था। इस समय ऊंची घास थोड़ी हिल रही थी, क्योंकि कोई अभी अभी वहां से गुजरा था। किसी के चलने का स्पष्ट निशान बना हुआ था। तियानेक सियोगली ने उदास चेहरे के साथ फर्श पर पड़े शवों पर नजर डाली। जिस क्षण वह गया, उस क्षण में 15 और लोग मर चुके थे। उसे डर था कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से निकलने तक उसके पास 50 लोग भी नहीं होंगे। इतने भारी नुकसान के साथ तियानेक सियोग कबीले के लिए इससे उबरने का कोई रास्ता नहीं होगा। तियानेक सियोगली का पीछा करने वाले 20 संत गुरु चुपचाप उसके पीछे खड़े थे। जमीन पर पड़े दर्जनों शवों को देखकर उनमें से हर एक के चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता थी। आगे बढ़ते रहो, तियानेक सियोगली ने आदेश दिया। पिछले कुछ दिनों के बाद वह अपने दिल में जानता था कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के जटिल इलाके में वह उस युवक को मारने में पूरी तरह से असमर्थ था जिसने उसके बेटे कांगेर को मार डाला था। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसकी सेना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अभी के लिए वर्तमान संरचना को बदला जाएगा। हर 5 संत गुरु चारों दिशाओं में से प्रत्येक के लिए एक समूह में फैल जाएंगे और महान संत बीच में होंगे। आगे बढ़ते हुए इस संरचना को बनाए रखें, तियानेक सियोगली ने कहा। एक युवा के लिए जो उसके स्तर पर नहीं था, उसे इस स्थिति में लाना एक अपूरणीय अपमान था। इसके तुरंत बाद तियानेक सियोग कबीले ने तियानेक सियोगली के गठन में परिवर्तन का अनुसरण किया और पर्वत श्रृंखला के माध्यम से यात्रा जारी रखी। अब जब उन पर एक बार अचानक हमला हो चुका था तो हर कोई अपने आसपास के वातावरण के प्रति बेहद सतर्क था। उनकी आंखें लगातार अपने आसपास घूम रही थीं ताकि एक और आश्चर्यजनक हमले से पीड़ित होने से सावधान रहें। तियानेक सियोगली लगातार अपने शरीर के अंदर सक्रिय अपने आंतरिक संत बल के साथ गठन के केंद्र में खड़ा था। उसे बस एक बार फिर से युवा के प्रकट होने की जरूरत थी, चाहे कोई भी स्थिति हो। तियानेक सियोगली जल्दी से जवाब देने में सक्षम था। तियानेक सियोगली की आंखें उसके सामने के क्षेत्र पर घूम रही थीं, जबकि उसके कान कांप रहे थे, क्योंकि वह किसी भी निकटवर्ती हलचल को सुनने के लिए उन्हें तान रहा था। जब तक तुम प्रकट होते हो, भले ही भारी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तियानेक सियोगली ने संकल्प लिया।
समूह घने जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ा। उनके पीछे पड़े हत्यारे के बारे में उन्होंने बहुत तेजी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हो सकता है कि वे शोर मचा दें जिससे उनके पीछा करने वाले की आवाजें छिप जाएं। जैसे ही तियानिक्सियोव कबीला उस सीमा को पार करने वाला था जहां ऊंची घास रुक गई थी, घास से एक व्यक्ति की आकृति उभरी और एक पल में उसने कुछ भाड़े के सैनिकों के दिल और गले में छुरा घोंप दिया। इस बार भागने के बारे में सोचना भी मत। जैसे ही उस रहस्यमय आकृति ने कुछ भाड़े के सैनिकों के गले में चाकू घोंप दिया, सेना के बीच से एक गुस्से भरी गुर्राहट की आवाज आई। तियानिक्सियोव की विशालकाय कुल्हाड़ी आकृति की हरकतों का पीछा करते हुए उस पर उड़ी। इसी समय समूह के संत मास्टर्स तुरंत अपने संत हथियारों के साथ अपने शत्रु पर वार करने के लिए आगे बढ़े। उस आदमी को हर किसी से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। अपने पवित्र हथियार को अपने शरीर में वापस लेते हुए वह समूह से बाहर निकल गया और फिर एक बार फिर से नजरों से ओझल होकर ऊंची घास में चला गया। तुम सब यहीं रहो, मैं उसका पीछा करूंगा। तियानिक्सियोव ने दहाड़ते हुए उस आदमी के पीछे ऊंची घास में दौड़ लगाए। घास का ये क्षेत्र इतना ऊंचा था कि इसके विस्तार में एक व्यक्ति पूरी तरह से छिप सकता था, और चमड़े का पहना हुआ वह व्यक्ति घास के बीच से फुर्तीला और तेज गति से आगे बढ़ रहा था। बहुत कम ही उसने कोई लापरवाही की और वह बिना किसी छोटी सी आवाज के अपनी तेज गति बनाए रखता था, जैसे कि उसका शरीर दौड़ने के बजाय फिसल रहा हो। दौड़ते समय जमीन पर एक भी वजन नहीं लगा, ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन के बजाय घास का सहारा ले रहा हो। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं अपने दिल से इस नफरत को कभी नहीं मिटा पाऊंगा। तियानिक्सियोव ने उस आदमी का पीछा किया। उसकी गति पहले ही अपनी सीमा के शिखर पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि पृथ्वी सेंट फोर्स उसके पैरों से धुएं की तरह उड़ गई थी। अपने पैरों को लगातार जमीन पर पटकते हुए वह उस आदमी से ज्यादा धीमा नहीं था जिसका वह पीछा कर रहा था। चमड़े का कपड़ा पहने हुए आदमी ने लगातार दिशा बदलनी शुरू कर दी और तियानिक्सियोव ने भी वही किया जो ऊंची घास में उसके पीछे पीछे चल रहा था। फिर भी वह सामने वाले व्यक्ति पर अपनी नजर नहीं रख पा रहा था। हर बार उसे हवा में उछलना पड़ता। इस समय ऊंची घास के बीच से एक भयंकर तूफान आया, जिससे पूरे इलाके में एक जोरदार आवाज हुई और तियानिक्सियोव जो उस आदमी का पीछा कर रहा था, पीला पड़ गया। जमीन से कूदकर वह हवा में उछला और नीचे जमीन की जांच की, लेकिन वह निराश हो गया। वह आदमी के निशानों को भूल गया था। यह शापित हवा न तो जल्दी आए और न ही देर से, बल्कि यह तो ठीक समय पर आई, जिससे मैं उस आदमी को देख ही नहीं पाया। अपने आसपास की चीजों को देखते हुए तियानिक्सियोव का चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था और वह गुस्से में गाली देने से खुद को नहीं रोक पाया। इसके बाद वह एक बार फिर हवा में उछला और हार मानने को तैयार नहीं था। नीचे देखते हुए उसने उस आदमी के निशान खोजने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि अभी भी तेज हवा चल रही थी, जिससे सारी लंबी घास लगातार हवा में हिल रही थी और उसका पीछा करना असंभव हो गया था। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मर्द हो तो अपना नाम पीछे छोड़ जाओ, तियानिक्सियोव ने आसमान की तरफ दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज हवा में फैल गई, जिससे दूर दूर तक उसकी गूंज सुनाई देने लगी। कुछ ही देर बाद स्पष्ट हंसी सुनाई देने लगी। हा हा हा, इसे जियान चेन कहा जाता है। तियानिक्सियोव कबीले, एक दिन मैं फिर से आऊंगा, इसलिए जब तक वह दिन नहीं आता मुझे उम्मीद है कि कबीले का नेता मेरी चिंता नहीं करेगा। जियान चेन, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तियानिक्सियोव कसम खाता हूं कि भले ही तुम पृथ्वी के छोर तक भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम कभी नहीं बच पाओगे, तियानिक्सियोव ने दहाड़ते हुए कहा। इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तियानिक्सियोव अब और जवाब नहीं दे सका और इसके बजाय शेष तियानिक्सियोव कबीले के सदस्यों को जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से बाहर ले जाना जारी रखा। बहुत जल्दी वे घास वाले क्षेत्रों से दूर चले गए और इस वजह से उन्हें अब किसी भी आश्चर्यजनक हमले का सामना नहीं करना पड़ा। वेक सिटी में वापस आकर तियानिक्सियोव ने तुरंत भाड़े के सैनिकों के संग की यात्रा की और जियानचेन को जीवित पकड़ने के लिए 10,000 बैंगनी सिक्कों का एक बड़ा इनाम रखा, साथ ही उसके विवरण नीचे पोस्ट किए। इसके ठीक बाद पूरा वेक सिटी एक बार फिर से गतिविधि से भर गया। 10,000 बैंगनी सिक्के, इतना महंगा इनाम वेक सिटी के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था और इतनी ऊंची कीमत पूरे तियान युआन महाद्वीप में देखने को दुर्लभ थी। इसके अलावा भाड़े के सैनिकों के संघ ने मिशन ग्रेड को ए रैंक तक बढ़ा दिया था, जिससे यह एक विशेष मिशन बन गया। ये सिर्फ भाड़े के सैनिकों तक सीमित नहीं था, क्योंकि इस मिशन को तब ब्लू विंड किंगडम के पड़ोसी देशों में भेजा गया था। इस समय जियान चेन को पता नहीं था कि उसके पकड़े जाने का वारंट एक बार फिर इतनी बड़ी कीमत पर जारी किया गया था। वह अभी भी जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में अपना शरीर धो रहा था।
मेरी वर्तमान ताकत पहले से ही पीक ग्रेड सेंट के आसपास होनी चाहिए। इन अगले कुछ दिनों में मुझे पर्वत श्रृंखला में कुछ जादुई जानवरों का शिकार करना चाहिए और सेंट मास्टर स्तर में सफलता हासिल करनी चाहिए। इस तरह अगर मैं भविष्य में त्यानिक्सियोगली से मिलता हूं तो मुझे उसके लिए एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जाएगा। जियान चेन ने खुद से सोचा और उसने जल्दी से भविष्य के लिए योजनाएं बना ली। अध्याय 143 कछुआ जानवर। अचानक जियान चेन ने पानी के किनारे से आश्चर्य से आवाज निकाली। पसीना और गंदगी धोने के बाद उसने अपने शरीर को देखा और पाया कि उसकी त्वचा आश्चर्यजनक रूप से गहरे लाल रंग की हो गई थी, जो उसके सामान्य त्वचा के रंग से बिल्कुल अलग थी। यहाँ क्या हो रहा है? मेरा शरीर लाल कैसे हो गया? जियान चेन ने भौहें चढ़ाकर आश्चर्य से चिल्लाया। कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद उसका चेहरा शांत हो गया और वह मुस्कुराने लगा। खुद से उत्साहित होकर बुदबुदाते हुए उसने कहा, यही तो किताबों में लिखा था कि ऐसा होगा। इस स्थिति का मतलब है कि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का एंटीवेनम मेरे रक्त प्रवाह में पूरी तरह से घुल गया है। मैंने नहीं सोचा था कि यह केवल 1 महीने के समय में एक साथ घुल जाएगा। नहीं, मैंने सोचा था कि मेरे शरीर में प्रवाहित सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का एंटीवेनम ऐसा बदलाव लाएगा। अगर मेरा शरीर 1000 प्रतिरक्षा को परिष्कृत करना जारी रखता है तो अंततः यह अपने आप ही एंटीवेनम को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता हासिल कर लेगा और तब तक मैं वास्तव में 1000 प्रतिरक्षा को पूर्ण कर चुका होऊंगा। एक बार जब मैं 1000 प्रतिरक्षा को पूर्ण कर लूंगा तो मेरे शरीर द्वारा बनाए जाने वाले सभी रक्त में स्वाभाविक रूप से एंटीवेनम होगा। इसलिए मुझे अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एंटीवेनम के कारण मेरे शरीर से कोई रक्त निकल जाएगा। जियान चेन ने ध्यान से उसके शरीर का निरीक्षण किया ताकि पता चल सके कि उसकी त्वचा के लाल होने के अलावा उसमें कोई और बदलाव तो नहीं हुआ है। हालांकि कोई और बदलाव नहीं हुआ था, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही था। जियान चेन नदी से बाहर कूद गया जहां उसके कच्चे चमड़े के कपड़े थे और उन्हें पहनना शुरू कर दिया। चूंकि उसने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में तब तक साधना करने का फैसला किया था जब तक कि वह संत मास्टर स्तर तक नहीं पहुंच जाता, इसलिए जियान चेन अपने साधारण कपड़ों से बाहर नहीं निकलना चाहता था। पर्वत श्रृंखला से वेक सिटी में अपनी पिछली वापसी के दौरान उसके पास अतिरिक्त कपड़ों का एक नया सेट खरीदने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि वह अपने स्पेस बेल्ट को अनगिनत कपड़ों से भरना नहीं चाहता था जो यहाँ बेकार हो जाएंगे। जटिल भूभाग और उसके सभी कांटों और झाड़ियों के कारण यहाँ पहने जाने वाले सभी कपड़े जल्दी खराब हो जाएंगे। भले ही वह कई कपड़ों के सेट साथ ले आए, लेकिन वह सिर्फ इसी कारण से उन्हें बदलना नहीं चाहेगा। जियान चेन पर्वत श्रृंखला में और भीतर चला गया जहां श्रेणी 3 के जादुई जानवर घूमते थे और कुछ दिनों तक वहीं रहे। अगले कुछ दिन बीतने के साथ जियान चेन हमेशा की तरह चलता रहा। दिन में वह जादुई जानवरों के निशानों की तलाश करता और उन्हें मार डालता। रात में वह खेती करने के लिए राक्षस कोर का उपयोग करता। हालांकि क्योंकि उसने मच्छरों और अन्य जहरीले कीड़ों के लिए कोई विकर्षक जड़ी बूटियां तैयार नहीं की थीं, इसलिए हर रात उसके लिए पीड़ा की रात थी क्योंकि वे जियान चेन को परेशान करते थे। यह अच्छी बात थी कि जियान चेन ने 1000 प्रतिरक्षा का प्राथमिक चरण पूरा कर लिया था, इसलिए उसे कीड़ों के जहरीले काटने की चिंता नहीं करनी पड़ी। साथ ही क्योंकि वह प्रकाश संत बल को नियंत्रित कर सकता था, इसलिए उसे लगी हुई सूजन या अन्य चोटों का तुरंत इलाज किया गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। पिछले कुछ दिनों में जियान चेन पहले ही शीर्ष महान संत स्तर पर पहुंच चुका था। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वह हर दिन क्लास 3 जादुई जानवरों से लड़ रहा था, उसकी मूल रूप से उत्कृष्ट तलवारबाजी इस शोधन से और भी अधिक परिपूर्ण हो गई। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, उसके भौतिक शरीर की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती गई। हालांकि यह अभी भी अजेयता तक पहुंचने से बहुत दूर था, लेकिन निस्संदेह इसने उसे एक अत्यंत टिकाऊ शरीर प्रदान किया जो उसकी फुर्तीली तलवारबाजी का पूरा उपयोग कर सकता था। आखिरकार अगर वह अपनी गति बढ़ाना चाहता था तो उसके शरीर पर बहुत अधिक बोझ पड़ेगा। अगर उसके शरीर की लचीलापन पर्याप्त नहीं थी तो एक साधारण मुट्ठी जो उसकी पूरी ताकत का उपयोग करती थी, सबसे अधिक संभावना है कि उसके हाथ में दर्द हो, जैसे कि उसमें खून नहीं बह रहा हो। अगर वह अपनी बिजली की तरह तेज तलवारबाजी को लगातार जारी रखता है तो इससे उसे सबसे बड़ी योग्यता अज़ुलित तलवार कानून की गहन साधना में मिलेगी, खासकर इसकी तकनीकों की पहली परत परिष्कृत शरीर के लिए। इससे न केवल जियान चेन के शरीर की प्रत्येक कोशिका को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे उसका शरीर नर्म भी हो जाएगा और फिर भी उसमें अत्यधिक दृढ़ता बनी रहेगी। इन विभिन्न परिस्थितियों में जियान चेन की कमजोरियों पर इस तरह काम किया गया कि जियान चेन के तलवार के प्रहारों में सुधार हुआ और उन्हें चकमा देना और भी कठिन हो गया। महान संत बनने के बाद क्लास 3 जादुई जानवरों को मारना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया।
जियान चेन के हाथों हर दिन लगभग 40 जादुई जानवर मरते थे। अभी जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में कहीं जियान चेन और एक और विशालकाय वर्ग 3 जादुई जानवर लड़ रहे थे। जादुई जानवर कई मवेशियों के आकार का था और उसका पूरा शरीर सुरक्षा की एक परत के रूप में महीन शल्कों से ढका हुआ था। जियान चेन का शरीर एक गति दानव की तरह था क्योंकि वह जादुई जानवर के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। उसके हाथ में हल्की हवा की तलवार प्रकाश की एक तेज चांदी की किरण की तरह थी जो लगातार जादुई जानवर के तराजू पर वार कर रही थी। जादुई जानवर के तराजू का घनत्व और कठोरता असाधारण थी, इसलिए भले ही जियान चेन वास्तव में उन्हें तोड़ना चाहता था, उसे ऐसा करने में मुश्किल होगी। इसके अलावा जादुई जानवर बहुत बड़ा था। भले ही हल्की हवा की तलवार जानवर के शरीर को भेद दे, लेकिन ब्लेड जानवर को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि घातक न हो। जैसे ही जादुई जानवर हिलने लगा, जियान चेन को अपना मौका सूझा। बिजली की चमक में उसने जादुई जानवर के गले पर वार किया और सीधे उसके गले में छेद कर दिया। दुर्भाग्य से जियान चेन द्वारा उसके गले में छुरा घोंपने के बाद भी जादुई जानवर नहीं मरा। एक असहाय दहाड़ लगाते हुए वह पहले से भी अधिक भयंकर तरीके से जियान चेन पर हमला करने लगा। ये कछुआ जादुई जानवर क्लास 3 जादुई जानवर के स्तर के शिखर पर है। ये क्लास 4 जादुई जानवर के स्तर तक पहुंचने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी जीवन शक्ति इतनी मजबूत है। ऐसा लगता है कि अगर मुझे इसे जल्दी से ठीक करना है तो मुझे इसके शरीर के भीतर से कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा जब तक मैं इसका सिर नहीं काटता इसे मारना बहुत मुश्किल होगा। जियान चेन ने अपने सामने जादुई जानवर को देखते हुए बड़बड़ाया। न केवल जादुई जानवर रक्षा के मामले में मजबूत था, बल्कि इसकी जीवन शक्ति भी असाधारण थी। जियान चेन द्वारा इसके गले में छुरा घोंपने के बाद भी यह नहीं मरा, बल्कि इस मामले ने इसे और अधिक क्रोधित कर दिया। जब जियान चेन और यह कछुआ जादुई जानवर लड़ रहे थे तो भाड़े के सैनिकों का एक समूह युद्ध के मैदान में आया। उस समूह में 20 लोग थे जिनके चेहरे कीचड़ से इतने भरे हुए थे कि उनकी उम्र के अलावा कोई अन्य विशिष्ट लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। उनमें से लगभग आधे ने चमड़े के कपड़े पहने हुए थे, जबकि अन्य आधे ने ऐसे कपड़े पहने थे जो बेहद खराब स्थिति में थे। 2 भाड़े के सैनिकों को पूरी तरह से पट्टियों में लपेटा गया था। पट्टियों के नीचे से उनका खून आसानी से बहता हुआ देखा जा सकता था, जो दर्शाता था कि वे बुरी तरह घायल हो गए थे। जैसे ही भाड़े के सैनिकों के इस समूह ने अपनी आंखों के सामने कछुआ जादुई जानवर को जियान चेन के साथ लड़ते देखा, वे तुरंत आश्चर्यचकित होकर चिल्ला उठे, लगता है ये जियान चेन है। अध्याय 144 काला तेंदुआ भाड़े के सैनिक। ये सुनकर भाड़े के सैनिकों का पूरा समूह चौंक गया और सावधान निगाहों से जियान चेन की ओर देखने लगा। मध्यम कद काठी का, उम्र करीब 20 साल, पतली चांदी की लंबी तलवार को तेज गति से चलाता है और फुर्तीला भी है। कैप्टन, यह आदमी भाड़े के सैनिकों के संघ में तियानिक्सियोव कबीले द्वारा लगाए गए इनाम के पोस्टरों पर दिखने वाले व्यक्ति जैसा दिखता है। मेरी राय में ये निश्चित रूप से जियान चेन है। चमड़े की खाल पहने एक भाड़े के सैनिक ने दूसरे भाड़े के सैनिक के बगल में कहा, जिसके कपड़े अभी भी बरकरार थे। ये सही है कप्तान, मुझे पूरा यकीन है कि यह व्यक्ति जियान चेन है। तियानिक्सियोव कबीले ने जियान चेन को पकड़ने के लिए 10,000 बैंगनी सिक्कों का इनाम रखा है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो वे 10,000 बैंगनी सिक्के हमारे होंगे। एक और सिकुड़ा हुआ भाड़ा सैनिक बोला। एक और आदमी धीरे से बोला, मैं देख सकता हूं कि इस जियान चेन को संभालना इतना आसान नहीं होगा। क्या तुम लोग नहीं देखते कि वह अकेले ही उस क्लास 3 जादुई जानवर से कैसे लड़ रहा है? तुम किस बात से डरते हो? चाहे वह कितना भी भयानक क्यों ना हो, वह सिर्फ एक व्यक्ति है जबकि हम कई हैं। मुझे मत बताओ कि तुम एक व्यक्ति से डरते हो। अगर यह बात फैल गई तो हमारे ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों के पास वेक सिटी में बचाने के लिए कोई चेहरा नहीं बचेगा। चमड़े की खाल पहने एक और भाड़े के सैनिक ने दबी हुई आवाज में कहा। वह जो कह रहा है वह सही है। भले ही वह अद्भुत हो, फिर भी वह सिर्फ एक व्यक्ति है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिक एक 20 साल के लड़के से डरते हैं? तभी एक शांत दिखने वाले व्यक्ति ने अपना मुंह खोला। ठीक है, सभी लोग बहस करना बंद करें। कप्तान की राय सुने। उसके बोलने के बाद सभी ने बात करना बंद कर दिया और समूह के सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखने लगे। भाड़े के सैनिकों के समूह में से केवल उसी के पास ऐसे कपड़े थे जो बिल्कुल सही हालत में थे। वह ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों का नेता था। ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज का नेता 2.5 मीटर की ऊंचाई पर बहुत लंबा था और उसका शरीर मजबूत था। उसके सिर के बाल उसके बड़े चेहरे पर छोटी लंबाई में कटे हुए थे, लेकिन देखने में ये काफी साधारण था और अगर पूछा जाए तो उसके बारे में विस्तार से याद रखना मुश्किल होगा।
उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था जिस पर जंगल के कांटों और झाड़ियों के कुछ खरोंच थे। ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों के नेता ने जियान चेन और कछुए जादुई जानवर के बीच की लड़ाई को झिझक भरी नजर से देखा। कुछ पलों तक उसकी आंखों में अटूट भावनाएं झलकने के बाद वह आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंचा। चाहे वह कितना भी अद्भुत क्यों न हो, वह अभी भी 20 साल का है, वह हमारे पूरे समूह का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा उसके खिलाफ लड़ने वाला केवल एक क्लास 3 जादुई जानवर है। आइए हम जानवर के अपने सभी संत बल को खत्म करने और उसे कुछ नुकसान पहुंचाने का इंतजार करें, इससे पहले कि हम तुरंत जियान चेन को पकड़ लें और उसे 10,000 बैंगनी सिक्के के पुरस्कार के लिए तियानेक्सियों कबीले में ले जाएं। कितना बढ़िया फैसला है कैप्टन। अब तो यह मामला खत्म हो गया, हमारा समूह जरूर तरक्की करेगा। 10,000 बैंगनी सिक्के, इसे बांटने के बाद भी ये हमारे पूरे जीवन के लिए काफी होंगे। एक व्यक्ति ने खुशी से आह भरी। इसके खत्म होने के बाद मैं निश्चित रूप से रोमांस सिटी जाऊंगा और लेडी यून शिव से कुछ दिनों तक मेरी सेवा करवाऊंगा। एक और भाड़े का सिपाही हंसा। हे जी ली, जब भी रोमांस सिटी के वेश्यालय का जिक्र होता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। यह अफसोस की बात है कि आपके पास कभी भी इसके सुखों का आनंद लेने के लिए पैसे नहीं थे। जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता तब तक इंतजार करो, फिर तुम बिना किसी परेशानी के उस यून शिव को अपनी पत्नी के रूप में वापस घर ले जा सकोगे। दाढ़ी वाला एक आदमी हंसा था। ये सुनकर पिछला भाड़े का सिपाही हंसा और फिर जियान चेन को घूरने लगा मानो वह सोने के पहाड़ को देख रहा हो। आओ। उस समय दूर से एक खून जमा देने वाली दहाड़ आई। भाड़े के सैनिकों ने देखा कि जियान चेन ने कछुए के गले में चाकू घोंप दिया था। तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा थी जो न केवल उसके गले में घुस गई बल्कि उसके शरीर में एक विस्फोटक प्रवेश द्वार के साथ उसके आंतरिक अंगों पर प्रभाव डालती थी। कछुआ लगातार चीखता रहा जबकि उसका विशालकाय शरीर जम गया और एक जोरदार धमाके के साथ धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। आगे जैसे ही कछुआ जादुई जानवर जमीन पर गिरा, काले तेंदुए भाड़े के सैनिकों के नेता ने अपने समूह को जियान चेन की ओर ले गए, जबकि बाकी भाड़े के सैनिक सीधे उनके पीछे चल पड़े। जियान चेन के चेहरे पर भाव बिल्कुल नहीं बदले। धीरे धीरे कछुए के जादुई जानवर के गले से अपनी हल्की हवा वाली तलवार को बाहर निकालते हुए वह जानवर के पेट की ओर ऐसे चला गया जैसे कुछ हो ही न रहा हो, और तलवार क्यूई की एक बड़ी मात्रा के साथ उसने अपनी तलवार को उसके पेट में गहराई तक घुसा दिया। तुरंत पेट पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया क्योंकि जियान चेन ने अंदर तक वार किया। फिर खून से सनी एक वस्तु खून के साथ बह निकली और उसके सामने लुढ़क कर रुक गई। जियान चेन खूनी धरती पर झुका और उस वस्तु से खून पोंछा, जिससे पता चला कि वह एक छोटा सा क्रिस्टल था। ये कछुए का राक्षसी कोर था। ये देखकर कि जियान चेन ने उन पर एक नजर भी नहीं डाली थी, मानो वह काले तेंदुए के भाड़े के सैनिकों को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहा हो। भाड़े के सैनिकों के समूह को अचानक उदासी महसूस हुई। भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता ने जियान चेन को देखा और बोला, जियान चेन, मैं आपकी उम्र का पता नहीं लगा सकता, लेकिन आप बहुत शांत दिख रहे हैं, खासकर ऐसे क्षण में जब आपको उन्मत्त महसूस करना चाहिए। जियान चेन ने शांतिपूर्वक राक्षस कोर को अपने स्पेस बेल्ट में संग्रहित किया और फिर अपना सिर ऊपर उठाकर ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों की ओर देखा और शांति से कहा, आप कौन हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उस जवाब को सुनकर ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों के नेता ने एक छोटी सी ठंडी मुस्कान प्रकट की। हम ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिक हैं। जहां तक आपका नाम जानने की बात है तो हे, यह आसान है। आपका नाम विशेष रूप से वेक सिटी में बहुत प्रसिद्ध है, हर कोई जानता है कि आप कौन हैं। जियान चेन ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, बोलो तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य सरल है, अब कृपया आप हमारे साथ चलें। जियान चेन के बोलने से पहले ही एक अन्य भाड़े का सैनिक बोल पड़ा। ये सही है, हम केवल यही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ। अब एक आज्ञाकारी नौजवान बनो और हमारे काले तेंदुए भाड़े के सैनिक तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। एक सिकुड़ा हुआ भाड़े का सैनिक हंसा। जियान चेन ने ठंडी मुस्कान बिखेरी, ये निश्चित नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और कहा, बेशक हम वेक सिटी वापस जाएंगे, एक आदमी ने दबी हुई आवाज में कहा। उस शहर का नाम सुनकर जियान चेन ने तुरंत अनुमान लगाया कि इसका संबंध तियानेक्सियों कबीले से है। और अगर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं गया तो? जियान चेन ने शांत स्वर में 20 भाड़े के सैनिकों की ओर देखा। चाहे वे उसे किसी भी कोण से देखें, उस पर डर का एक भी निशान नहीं दिखाई दे रहा था। ये सुनकर ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों के सदस्य हंसने लगे क्योंकि उनमें से एक लंबे सैनिक ने अपना सेंट वेपन निकाल लिया। ये 3 मीटर लंबा भाला था। अगर तुम हमारे साथ वापस नहीं आओगे तो हमें तुम्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा।
जियान चेन, मुझे लगता है कि तुम कोई कष्ट नहीं सहना चाहोगे, ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज के कप्तान ने कहा। अपने नेता की बात सुनने के बाद अन्य सभी भाड़े के सैनिकों ने अपने अपने संत हथियार निकालने शुरू कर दिए, जिससे हवा में भी संत बल के साथ उतार चढ़ाव होने लगा और वे जियान चेन की ओर बढ़ने लगे। अध्याय 145, एक और मुनाफा। जियान चेन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, हमारे साथ आज्ञाकारी और चुपचाप चलो, नहीं तो हम तुम्हें जबरदस्ती पकड़ लेंगे। अगर तुमने हमें अपना हाथ दिखाने पर मजबूर किया तो पिटाई से बचना मुश्किल होगा। ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों के नेता ने जियान चेन को घूर कर देखा, जिसने एक भी शब्द नहीं कहा। जियान चेन ने फिर हंसते हुए और तिरस्कार से भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, केवल अपने पीक सेंट मास्टर की ताकत के साथ आपके पास मुझसे ऐसी बातें कहने की योग्यता नहीं है। आज हम देखेंगे कि क्या आप मुझे पकड़ पाएंगे या आप में से हर एक एक करके मेरे हाथों मर जाएगा। जैसे ही उसने कहा, तलवार क्यूई की धुंधली चमक उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड के चारों ओर घूमने लगी। इसके तुरंत बाद जियान चेन का फिगर धुंधला हो गया, क्योंकि वह भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर बढ़ गया। एक पल में वह सबसे कमजोर दिखने वाले भाड़े के सैनिक के ठीक सामने फिर से प्रकट हुआ और अपनी तलवार को आश्चर्यजनक गति से घुमाया। तुम मौत की तलाश में हो बेटे, तुम बहुत घमंडी हो। जैसे ही जियान चेन ने आगे बढ़ना शुरू किया, ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों के अन्य सदस्य गुस्से में चिल्लाने लगे और उस पर हमला कर दिया। पच पच पच। जैसे ही वे एक कदम आगे बढ़े, जियान चेन ने बिजली की गति से 3 भाड़े के सैनिकों के गले में वार कर दिया। चूंकि जियान चेन का हमला इतना अचानक था, इसलिए प्राथमिक महान संत स्तर के लोगों को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। इस प्रकार लाइट विंड स्वॉर्ड उनके गले में घुस गई और उनकी जान ले ली। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन ने अपनी तलवार निकाली और आसपास के काले तेंदुए भाड़े के सैनिकों के साथ एक भीषण युद्ध में लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि वे संख्या में बढ़त पर थे, लेकिन लगातार जियान चेन को मारने की कोशिश कर रहे दुश्मनों की संख्या केवल 7 के आसपास थी। बाकी ने जियान चेन को घेर लिया ताकि उसके पास भागने का कोई रास्ता न हो। साथ ही वे जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करने के लिए किसी भी समय कूदने में सक्षम थे। जियान चेन से लड़ने वाले 7 भाड़े के सैनिकों में 5 संत मास्टर और 2 महान संत थे। ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों के लोग मूर्ख नहीं थे, वे जानते थे कि त्यानिक्सियों कबीले के क्रोध को भड़काने में सक्षम व्यक्ति संभवतः कमजोर नहीं हो सकता। इस प्रकार 5 संत मास्टर्स ने एक ही समय में उस पर हमला किया। हालांकि जियान चेन 5 संत मास्टर्स और 2 महान संतों को आसानी से संभाल रहा था। इससे पहले जब उसके पास केवल एक मध्यम महान संत की ताकत थी, तो उसने पहले ही त्यानिक्सियों कबीले के कई संत मास्टर विशेषज्ञों का सामना करने की हिम्मत की थी। जाहिर है, अब जब उसकी ताकत पहले से ही शीर्ष महान संत स्तर तक सुधर गई थी, तो उसे इन भाड़े के सैनिकों से लड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। वह अब संत मास्टर स्तर तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था। हालांकि मिडिल से पीक ग्रेड सेंट तक के स्तर में वृद्धि नामात्र की थी, लेकिन इस अवधि के दौरान जियान चेन की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। अब जब उसके पास पीक ग्रेड सेंट की शक्तियां थीं, तो 5 सेंट मास्टर्स के एक साथ हमलों से निपटना उतना मुश्किल नहीं था जितना कि वेक सिटी में उसके पिछले अनुभव में था। जियान चेन की तलवार की गति बेजोड़ थी, वह अविश्वसनीय रूप से तेज प्रकाश की गति से आक्रमण और बचाव के रूप में सभी दिशाओं में वार करती थी। लाइट विंड स्वॉर्ड लगातार दूसरे सेंट वेपन्स से टकराती रही, जिससे धातु की खनकने की आवाजें निकलती रहीं। प्रत्येक टक्कर के बाद हथियारों से सेंट फोर्स की प्रबल मात्रा पूरे क्षेत्र में फैल जाती, जिससे धूल और धुआं हवा में फैल जाता। जियान चेन की तलवार और भी तेज हो गई, क्योंकि उसने दूसरे संत हथियारों को रोक दिया। फिर यह चांदी की बिजली की तरह चमक उठी और महान संत के 2 गले भेद दिए। चाली चेंग बुपिंग। अपने सामने 2 लोगों को मरता देख ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों ने अपने 2 महान संतों की मृत्यु पर दर्दनाक चीखें निकाली। जो लोग अभी अभी मरे लोगों के साथ अच्छे संबंध रखते थे, वे तुरंत गुस्से में दहाड़ने लगे और जियान चेन पर हमला कर दिया। जियान चेन ने संत मास्टर्स द्वारा बनाए गए घेरे से बाहर निकलकर महान संतों के साथ जोरदार लड़ाई शुरू कर दी। अपनी तलवार के कुछ झटकों के बाद और अधिक भाड़े के सैनिकों के गले और दिल छिद गए और वे भी मर गए। तुम हमारे ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों को मारने की हिम्मत करते हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो, जियान चेन। ब्लैक लेपर्ड का नेता जियान चेन के हाथों इतने सारे लोगों को मरता देख क्रोधित हो गया और वह अपने लंबे भाले से जियान चेन पर वार करने के लिए दौड़ा। मानो उसके सिर के पीछे आंखें हों, जियान चेन अचानक घूमा और अपनी लंबी तलवार बाहर निकाल ली। डिंग। स्टील के स्टील से टकराने की आवाज तब गूंजी जब चांदी की लाइट विंड स्वॉर्ड और लंबा भाला हवा में एक दूसरे से टकराए।
जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराए, जियान चेन ने एक भी कदम पीछे नहीं लिया। इसके बजाय वह भाले के पीछे से कप्तान की ओर बढ़ा और अपने ब्लेड की चमक के साथ लाइट विंड स्वॉर्ड ने ब्लैक लेपर्ड भाले के सैनिकों के नेता के गले में वार किया। एक झटके के साथ खूनी तलवार की नोक आदमी के गले के दूसरी तरफ दिखाई दी। ब्लैक लेपर्ड भाले के सैनिकों का नेता अविश्वास से अपने गले में फंसी तलवार को घूरता हुआ अकड़ गया। उसकी पुतलियां तेजी से घूम रही थीं जब वह जियान चेन को घूर रहा था और मुश्किल से बोल रहा था, मैं तुम्हारे हाथों से कैसे मर सकता हूं? कप्तान, कप्तान, कैप्टन कारगिल। अपने नेता को गले में चाकू भोंकते देख सभी भाड़े के सैनिकों के चेहरे बदल गए। कुछ देर वहीं अचंभित खड़े रहने के बाद वे सभी घबराकर चिल्लाने लगे, उसने कैप्टन कारगिल को मार डाला है। मेरे भाइयों, आओ कैप्टन की मौत का बदला लें। कैप्टन कारगिल का बदला लो। सभी आगे बढ़ो, इस जियान चेन को मार डालो। भाड़े के सैनिक अचानक एक बार फिर प्रेरित हो गए और उन्होंने जियान चेन पर हमला कर दिया। कितना लापरवाह, जियान चेन ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा। जैसे ही वह सबसे आगे खड़े लोगों की ओर बढ़ा, ब्लेड चमक उठा और तुरंत कुछ और लोगों के गले में घुस गया। जियान चेन की आकृति भीड़ के बीच से तेजी से गुजरी और उसने लोगों पर बेतहाशा वार करना शुरू कर दिया। उसके खिलाफ लड़ने वाले भाड़े के सैनिक एक एक करके गिर गए क्योंकि वे जियान चेन की शानदार तेज तलवार का सामना कर रहे थे। जिनके पास महान संत की ताकत थी, उनमें खुद का बचाव करने की क्षमता नहीं थी। यहां तक कि संत गुरु भी बहुत देर तक टिक नहीं पाए। कुछ ही क्षणों में जियान चेन की तलवार से अन्य 10 भाड़े के सैनिक मारे गए तथा पीछे 2 संत मास्टर और 4 महान संत रह गए। 6 लोग पहले ही लड़ने की इच्छा खो चुके थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, ये जानते हुए कि इस रास्ते पर चलते रहने से मौत ही होगी। अब केवल भागना ही बचा था। इस विचार के साथ 6 भाड़े के सैनिक तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन से बचने के प्रयास में 4 दिशाओं में फैल गए। जियान चेन ने उपहास किया। उसकी नजर पूरे इलाके में घूमी, आखिरकार एक महान संत भाड़े के सैनिक पर पड़ी। जब वह बहुत तेजी से महान संत का पीछा कर रहा था तो उसका शरीर थोड़ा सा फड़क रहा था। जहां तक बाकी 5 भाड़े के सैनिकों की बात है, जियान चेन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह महान संत जो जियान चेन के पीछा से भागने की कोशिश कर रहा था, पलक झपकते ही उसने उसे रोक दिया। तुम क्या करने जा रहे हो? जियान चेन को अपने सामने आते देख भाड़े के सैनिक का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपने लगा और डरते हुए उसने अपना संत हथियार निकाल लिया। जियान चेन के हाथ से हल्की पवन तलवार गायब हो गई जब उसने दोनों हाथों को अपनी छाती पर रखा। अपनी उम्र के करीब के भाड़े के सिपाही को घूरते हुए उसने उदासीनता से कहा, क्या तुम जीना चाहते हो? बेशक, उस भाड़े के सिपाही ने लगभग तुरंत जवाब दिया। लेकिन फिर सवाल उसके दिमाग में दर्ज हो गया और उसके चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी और उसने अविश्वसनीय रूप से पूछा, क्या यह हो सकता है कि आप मुझे जाने देने के लिए तैयार हैं? तुम्हें जाने देने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें मारने का भी कोई मतलब नहीं होगा। जब तक तुम मेरा सहयोग करोगी और मुझे वो सब बताओगी जो मुझे जानना है, तब तक मैं तुम्हें जाने दूंगी। जियान चेन की बात सुनकर भाड़े के सिपाही ने खुशी से कहा, ठीक है, जब तक तुम मुझे जाने दोगे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूं, एक भी बात नहीं छिपाऊंगा। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे आपसे पूछना है कि तियानिक्सियोव कबीला मुझसे निपटने के लिए किस पद्धति का उपयोग कर रहा है और आपके समूह ने मुझे कैसे पहचाना? बिना किसी हिचकिचाहट के भाड़े के सैनिक ने तुरंत जवाब दिया, तियानिक्सियोव कबीले ने भाड़े के सैनिकों के संघ का इस्तेमाल करके आप पर 10,000 बैंगनी सिक्कों का इनाम रखा है। साथ ही उन्होंने आपकी कुछ खूबियों का भी प्रचार किया। इसलिए हमने तुरंत आपको पहचान लिया कि आप वह व्यक्ति हैं जिस पर तियानिक्सियोव कबीले ने कछुआ जानवर के साथ आपकी लड़ाई के आधार पर भारी इनाम रखा था। जियान चेन ने भौहें सिकोड़ी। तियानिक्सियोव कबीले ने उसे पकड़ने पर इतना बड़ा इनाम रखा जो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। कुछ हिचकिचाहट के बाद जियान चेन की आंखें चमक उठी और वह गहरे मुस्कुराया, मैं अब तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। कौन सा काम? जब तक मैं शू कैलिन कोई रास्ता खोज सकता हूं, मैं निश्चित रूप से इसे पूरा करूंगा। उस भाड़े के सिपाही ने असाधारण दृढ़ स्वर में कसम खाई, संभवतः इस उम्मीद में कि जियान चेन उस पर विश्वास करेगा। जब तुम वेक सिटी वापस लौटोगे तो मैं चाहता हूं कि तुम हर जगह ये खबर फैलाओ कि मैं जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में हूं। मैं चाहता हूं कि हर कोई जान जाए कि मैं यहां हूं, क्या तुम समझ रहे हो? जियान चेन ने उसे दृढ़ता से देखा। समझ गया, मैं समझ गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि जियान चेन क्या करने वाला था, फिर भी इस भाड़े के सिपाही ने बिना कोई सवाल पूछे तुरंत उसे जवाब दे दिया।
उसे डर था कि अगर उसने जियान चेन को नाराज कर दिया तो उसकी जान चली जाएगी। जियान चेन ने आगे बोलने से पहले एक और सेकंड सोचा, इसके अलावा उन्हें ये भी बताओ कि मैं गंभीर रूप से घायल हूं, समझे? समझ गया, समझ गया। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से सभी को बताऊंगा कि तुम क्या कहना चाहते हो। भाड़े के सिपाही ने जल्दी से जवाब दिया। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाया, आप जा सकते हैं। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी को माफी मिल गई हो। वह तुरंत उस इलाके से जितनी जल्दी हो सके भागने लगा। उसके रूप रंग से ऐसा लग रहा था कि उसे डर था कि जियान चेन अपना मन बदल लेगा और अंत में उसकी जान ले लेगा। जियान चेन ने जमीन पर पड़ी दर्जनों लाशों को देखा और उनकी स्पेस बेल्ट ले ली। एक साफ जगह पर चलते हुए उसने हर स्पेस बेल्ट में मौजूद चीजों की सूची बनानी शुरू कर दी। अंत में वहां 100 से ज्यादा राक्षस कोर, कई दर्जन बैंगनी सिक्के, 300 सोने के सिक्के और कुछ अन्य जरूरी चीजें थीं। अध्याय 146, एक संत गुरु बनने की सफलता। जियान चेन ने ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों के पास मौजूद सभी राक्षस कोर को देखा। 100 राक्षस कोर में से उनमें से बहुत सारे क्लास 3 राक्षस कोर थे और बाकी क्लास 2 राक्षस कोर थे। सिर्फ इतनी बड़ी मात्रा में राक्षस कोर को देखकर ही पता चल गया कि भाड़े के सैनिक कितने समय से पर्वत श्रृंखला में रह रहे थे। ये शर्म की बात थी कि लालच के कारण उनमें से कई लोगों ने जियान चेन के हाथों अपनी जान गंवा दी थी और राक्षस कोर की उनकी भरपूर फसल उनसे छीन ली गई थी ताकि जियान चेन उसका इस्तेमाल कर सके। उनके श्रमसाध्य श्रम के लिए उनका पुरस्कार किसी और ने ले लिया था। जियान चेन ने खुशी खुशी 100 राक्षस कोर को अपने स्पेस बेल्ट में जमा कर लिया। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से एक दिन में 20 या 30 राक्षस कोर प्राप्त कर सकता था, लेकिन ये 100 राक्षस कोर कोई छोटी राशि नहीं थी। इस राशि से वह कुछ दिनों तक अपनी साधना को बनाए रखने में सक्षम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि भाड़े के सैनिक ने वह काम पूरा कर लिया होगा जो मैंने उससे दिया था। इनाम के तौर पर 10,000 बैंगनी सिक्के कोई छोटी रकम नहीं है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि कई भाड़े के सैनिक इसके लालच में आ जाएंगे। जियान चेन ने उम्मीद भरी मुस्कान दिखाने से पहले खुद से कहा, मुझे उम्मीद है कि उनके बैग में पर्याप्त राक्षस कोर होंगे, ये मुनाफे का एक बड़ा स्रोत होगा। लालच की मजदूरी मौत है। चूंकि वे प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ होने के परिणामस्वरूप मुझसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे मुझे निर्दयी होने का दोष नहीं दे सकते। जैसे ही उसने कहा, जियान चेन से हत्या के इरादे की एक चमक निकल गई। अगले 2 दिनों तक मुझे अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अन्यथा अगर मैं किसी मजबूत समूह से भिड़ जाता हूं, भले ही वे मुझे पकड़ न पाएं, लेकिन उनसे निपटना काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा मुझे अभी भी पीक ग्रेड सेंट मास्टर्स से खुद का बचाव करने में सक्षम होना चाहिए। मेरी वर्तमान ताकत के साथ पीक सेंट मास्टर्स के खिलाफ जाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मैं पीक ग्रेड सेंट मास्टर से भिड़ जाता हूं तो यह संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है। अगर यह ठीक नहीं हुआ तो मुझे भागना पड़ सकता है। जबकि वेक सिटी सिर्फ क्लास 3 का शहर है जिसमें कुछ महान संत मास्टर्स हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां कोई भी नहीं है। फीनिक्स के पंखों और यूनिकॉर्न सींगों की दुर्लभता की तरह कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि 10,000 बैंगनी सिक्कों के प्रलोभन को ठुकराने में असमर्थ होने के परिणामस्वरूप कोई भी महान संत मास्टर्स मेरे पास नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से संत मास्टर स्तर पर पहुंचने की जरूरत है ताकि अगर मुझे महान संत मास्टर विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ना पड़े तो मेरे पास अभी भी एक मौका हो। अपनी योजना बनाने के बाद जियान चेन ने और अधिक जादुई जानवरों को न मारने का निर्णय लिया और इसके बजाय एक पहाड़ी की ओर चला गया, जहां एक खड़ी चट्टान की दरारों के बीच प्रचुर मात्रा में वनस्पति उग रही थी। जियान चेन दीवार के पास गया और धीरे से लंबी घास को हटाकर एक छेद दिखाया। इस गुफा की खोज जियान चेन ने 2 दिन पहले की थी। अपने स्पेस बेल्ट से कुछ सामान निकालकर उसने एक मशाल बनाई और सीधे गुफा में चला गया। मार्ग बहुत संकरा था, केवल एक व्यक्ति ही असमान सतहों पर चल सकता था। हर जगह हाथ के निशान और पैरों के निशान देखे जा सकते थे, जिससे पता चलता था कि इस गुफा को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया था। घुमावदार 30 मीटर लंबे रास्ते पर चलते हुए जियान चेन आखिरकार गुफा के अंत तक पहुंच गया। मृत अंत की परिधि लगभग 10 मीटर थी और इसकी ऊंचाई 3 मीटर थी। जमीन बहुत समतल थी और पास में एक पत्थर की मेज और बेंच रखी हुई थी। 2 दिन पहले जब उसने गुफा की खोज की थी तो जियान चेन को पहले से ही पता था कि इस गुफा में अन्य लोग भी काफी समय तक रुके थे। हालांकि जमीन पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि यहाँ कोई व्यक्ति सदियों से नहीं आया था।
गुफा का निरीक्षण करने और इसकी सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद जियान चेन ने अपनी मशाल दीवार पर चिपका दी और मृत अंत के केंद्रीय बिंदु पर बैठ गया, जबकि खेती करने के लिए कुछ वर्ग 2 राक्षस कोर निकाल रहा था। वह खुले बाहरी पर्वत श्रृंखला की तुलना में इस छिपी हुई गुफा में निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित था, और इसने जियान चेन को अपनी इच्छानुसार खेती की स्थिति में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति दी। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में कुछ दिनों तक शिकार करने के बाद उसने बड़ी मात्रा में राक्षस कोर एकत्र कर लिए थे। ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों से प्राप्त सैकड़ों राक्षस कोर के अलावा जियान चेन के पास राक्षस कोर की मात्रा उसके लिए एक पूरे महीने की खेती के लिए पर्याप्त थी। जियान चेन राक्षस कोर की कमी के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। राक्षस कोर के भीतर की ऊर्जा खतरनाक गति से जियान चेन के शरीर में अवशोषित हो गई। शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गई और पहले से ही धीरे धीरे एक बेहद कमजोर रोशनी में संघनित हो रही थी। अपने डेंटियन के भीतर नीले और बैंगनी चमक के कारण जियान चेन की साधना दर 100 गुना बेहतर हो गई थी, लेकिन साथ ही दो चमक ने उसकी साधना को छीन लिया। जियान चेन ने जो अवशोषित और खेती की थी उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाया। इसके बावजूद उसकी साधना की गति अभी भी पहले की तुलना में थोड़ी तेज थी। जियान चेन के डेंटियन के भीतर मजबूत सेंट फोर्स ने एक तलवार का धुंधला आकार बनाना शुरू कर दिया। हालांकि बहुत धुंधला, ये वास्तव में उसकी लाइट विंड तलवार के समान ही लग रहा था, यहां तक कि तलवार का हैंडल भी कमोबेश अलग से पहचाना जा सकता था। जैसे जैसे जियान चेन ने राक्षस कोर के भीतर ऊर्जा की धारा को अवशोषित करना जारी रखा, उसके डेंटियन के भीतर की तलवार धीरे धीरे सेंट फोर्स के साथ संघनित होने लगी, क्योंकि यह बाहर की ओर फैल गई। इस गति के अनुसार मैं जल्द ही संत मास्टर स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। मेरा अनुमान है कि मुझे 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करेगा, ये बहुत धीमा है। जियान चेन ने सोच में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अपने डेंटियन के कारण राक्षस कोर से सारी ऊर्जा उससे छीन ली जा रही थी, जिससे वह थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहा था। चलो देखते हैं कि मैं उस ऊर्जा को वापस ले सकता हूं या नहीं। अचानक जियान चेन का दिल कांप उठा, क्योंकि उसने अपने डेंटियन में 2 चमक से ऊर्जा वापस चुराने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। हालांकि जिस गति से नीला और बैंगनी चमक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी वह बहुत तेज थी। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के बाद भी वह केवल थोड़ी मात्रा में ऊर्जा वापस लेने में सक्षम था। इस परिणाम के बावजूद जियान चेन अभी भी बेहद संतुष्ट था। इस छोटी सी ऊर्जा के साथ उसकी साधना की गति में 10 या 20% का सुधार हुआ था। अगर वह इसी गति से आगे बढ़ता तो उसे सफलता पाने में कुछ दिनों से ज्यादा समय नहीं लगता। गुफा में जियान चेन साधना की गहरी अवस्था में था, लेकिन वेक सिटी में जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहर पूरा शहर उथल पुथल में था। जब यह खबर भाड़े के सैनिक के मुंह से निकली थी तो किसी को नहीं पता था कि यह खबर सच है या नहीं, लेकिन फिर भी इसने हर एक भाड़े के सैनिक को इस पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस व्यक्ति पर 10,000 बैंगनी सिक्कों का इनाम रखा गया था। हालांकि वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में था, वह अकेला था और बुरी तरह घायल था, इसलिए उसकी ताकत तेजी से कम हो रही थी। इस अपुष्ट खबर ने कई भाड़े के सैनिकों को जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की यात्रा करने पर मजबूर कर दिया था, ताकि वे इसकी पुष्टि कर सकें। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि ये 10,000 बैंगनी सिक्के थे, और चूंकि लक्ष्य केवल एक युवा व्यक्ति था जो मुश्किल से 20 साल का था, इसलिए कई लोगों की नज़र में यह एक आसान काम था। उन्हें केवल उसे ढूंढने में परेशानी होगी। ऐसे मिशन में जिसका लक्ष्य ऐसा था, ऐसे बहुत कम लोग थे जो 10,000 बैंगनी सिक्कों के प्रलोभन का विरोध कर सकते थे। कई लोगों ने उन्हें बताया कि इस बार का लक्ष्य बिल्कुल भी कमजोर नहीं था और उसने त्यानिक्सियों कबीले को भारी नुकसान भी पहुंचाया था, फिर भी इन भाड़े के सैनिकों को कोई डर नहीं था। जियान चेन के जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में रहने के कुछ दिनों बाद वेक सिटी के आसपास के कई शहरों में जियान चेन के गंभीर रूप से घायल होने की खबर पहले ही आ चुकी थी। कई भाड़े के सैनिक पहले ही भारी संख्या में वेक सिटी की ओर दौड़ पड़े थे। स्थिति को इस तरह बिगड़ता देख कुछ अकेले भाड़े के सैनिकों ने, जिन्हें अपनी ताकत और किस्मत पर भरोसा था, जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। उनके हिसाब से वे इस स्थिति का अपने फायदे के लिए फायदा उठाएंगे। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गुफाओं में जियान चेन अपने पैरों को जमीन पर रखकर बैठा था और साधना कर रहा था। दीवार पर लगी मशाल बहुत पहले ही बुझ चुकी थी, जिससे वहां पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और वह अपने चेहरे के सामने अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था। पिछले कुछ दिनों से जियान चेन लगभग पूरे समय साधना की अवस्था में था। अपने आंतरिक संत बल में निरंतर वृद्धि के साथ जियान चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति में छलांग और सीमा से सुधार हो रहा था।
जब वह साधना कर रहा था तो वह 1 इंच भी नहीं हिला, सिवाय उन समयों के जब उसे अपने हाथ में राक्षस कोर बदलने की आवश्यकता थी। हालांकि एक बार जब वह राक्षस कोर बदल लेता तो वह सीधे साधना में वापस चला जाता। जियान चेन ने साधना के दौरान एक भी भोजन नहीं किया था और न ही पानी का एक घूंट पिया था। वह इतनी गहरी ध्यान अवस्था में डूब गया था कि उसे लगभग भूख या प्यास का एहसास ही नहीं हुआ था। उन दिनों जियान चेन के स्पेस बेल्ट में मौजूद राक्षस कोर का 1/3 हिस्सा पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। उसके चारों ओर खर्च किए गए राक्षस कोर द्वारा छोड़ी गई धूल एक महीन परत में जमी हुई थी, खासकर उसके पार किए हुए पैरों पर। अध्याय 147 पहचान उजागर। उस समय जियान चेन के शरीर से तीव्र ऊर्जा की एक लहर निकली। इस समय उसकी साधना की गति एक और उल्लेखनीय मात्रा में बढ़ गई थी, फिर भी राक्षस कोर के भीतर से ऊर्जा घोड़ों की तरह बाहर निकल रही थी। जियान चेन के लिए इसे संभालना पहले से ही बहुत मुश्किल था और इसलिए ऊर्जा उसके चारों ओर हवा में तैर रही थी, जो कोहरे के घने सफेद बादल की तरह दिख रही थी। गुफा में यह कोहरा उसके चारों ओर तैरते हुए बेहद ध्यान देने योग्य था। वास्तव में जियान चेन का शरीर उसके चारों ओर के कोहरे से चमकने लगा था, जिससे उसका शरीर अंधेरी गुफा में अलग दिखाई दे रहा था। उसी समय उसके सभी छिद्र बड़े आकार में फैल गए, मानो वे प्यासे बच्चों के मुंह हों। जियान चेन के चारों ओर सफेद धुंध जैसा कोहरा उसके शरीर में समा गया और उसे जियान चेन की साधना के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे जैसे जियान चेन के शरीर के छिद्र उसके आसपास की ऊर्जा को निगलने लगे, उसे अपने शरीर के भीतर एक हल्का सा दर्दनाक एहसास भी होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के चारों ओर कई कीड़े रेंग रहे हों और उसे काट रहे हों। इस तरह की परेशान करने वाली सनसनी को कोई भी व्यक्ति अपने दिल की गहराई में महसूस कर सकता है। जब जियान चेन गुफा की जमीन पर शांत भाव से बैठा था तो वह ध्यान में डूबे एक साधु की तरह लग रहा था। अपने शांत व्यवहार के बावजूद वह अभी भी अपने शरीर के भीतर दर्द महसूस कर सकता था। हालांकि अगर कोई उसे देखे तो वह ये नहीं बता पाएगा कि उसे कोई दर्द हो रहा है। इस बीच उसके शरीर के भीतर जो ऊर्जा उसके छिद्रों के माध्यम से अवशोषित हो रही थी, वह उसके डेंटियन के भीतर इकट्ठा हो रही थी, जहां फिर उसे उसके भीतर की तलवार द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। जैसे जैसे संत हथियार ने ऊर्जा को अवशोषित किया, ये धीरे धीरे इस तरह से बदलने लगा कि तलवार का आकार और भी अलग हो गया। इसमें जमा हुई सारी ऊर्जा ने इसकी ताकत में इजाफा कर दिया था और हर सेकंड के साथ ऊर्जा अवशोषित होने के साथ ही संत हथियार की लंबाई और आकार में भी वृद्धि हुई। अभी जियान चेन पहले से ही एक संत मास्टर बनने की दहलीज पर था। ये शो 4 घंटे तक चलता रहा जब तक कि जियान चेन के हाथ में मौजूद राक्षस कोर झिलमिलाने नहीं लगा। तुरंत जियान चेन ने कुछ प्लस 3 राक्षस कोर निकाले और फिर से साधना शुरू कर दी। समय धीरे धीरे लेकिन चुपचाप बीतता गया और कुछ ही समय बाद दिन का आधा हिस्सा बीत चुका था। गुफा के अंधेरे में जियान चेन की धुंधली आकृति को साधना करते हुए देखा जा सकता था, जबकि सफेद कोहरे जैसी ऊर्जा और भी घनीभूत होती जा रही थी, इस हद तक कि वह चांदनी की तरह चमक रही थी। उस समय जियान चेन से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली और पूरी गुफा में गूंज उठी। यह ऊर्जा और भी ज्यादा तीव्र होती गई और अंततः एक तूफान में बदल गई जो पूरी गुफा में गर्जना करने लगा। धूल हर जगह उड़ गई और ऊर्जा के तूफान से बिखर गई। जियान चेन के आसपास की सारी धूल हर दिशा में उड़ गई थी, क्योंकि सफेद कोहरा बेतहाशा घूम रहा था और आखिरकार जियान चेन के शरीर में घुस गया। पलक झपकते ही जियान चेन ने इसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था और उसकी गति उसकी मूल गति से कहीं ज्यादा थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसने आखिरकार एक महान संत से एक संत गुरु बनने की सफलता हासिल कर ली थी। जैसे ही जियान चेन ने अगले स्तर पर अपनी सफलता हासिल की, उसके डेंटियन के भीतर की 2 चमकों ने अचानक जियान चेन से ऊर्जा चुराना बंद कर दिया। जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, तभी अचानक उसकी आंखों से एक कमजोर रहस्यमयी चमक निकली। हालांकि यह कमजोर थी, लेकिन गुफा के अंधेरे में यह बहुत ध्यान देने योग्य थी। यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर के भीतर मौजूद संत शक्ति पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, जियान चेन ने एक उत्साहित मुस्कान बिखेरी। तुरंत उसने अपने हाथ में अपनी हल्की पवन तलवार निकाली, जिसके ब्लेड से एक हल्की चमक निकली जिसने आसपास के अंधेरे को दूर कर दिया। जियान चेन की आंखों में एक अद्भुत चमक चमक उठी, क्योंकि अगले ही पल तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा के साथ ब्लेड से बड़ी मात्रा में चांदी की रोशनी निकली। आगे की ओर बढ़ते हुए हल्की हवा की तलवार हवा में उछली और तलवार क्यूई की एक छोटी मात्रा तलवार से अलग हो गई और आश्चर्यजनक गति से गुफा की दीवारों की ओर बढ़ गई। अंधेरी गुफा के भीतर तलवार क्यूई की वह चांदी जैसी चमक बिना किसी आवाज के गुफा की दीवार की ओर बिजली की तरह चमक उठी।
दीवार से टकराते ही तलवार क्यूई गायब हो गई, लेकिन उसके प्रभाव से एक छेद पीछे रह गया। जियान चेन का शरीर थोड़ा डगमगाया और वह दीवार की ओर उड़ गया, जैसे कि वह किसी राक्षस से ग्रस्त हो, और उसने अपनी तलवार से हमला कर दिया। पच! तेज आवाज के बाद लाइट विंड स्वॉर्ड द्वारा मारी गई चट्टान लगभग टोफू जितनी कमजोर लग रही थी। लाइट विंड स्वॉर्ड का पूरा ब्लेड पूरी तरह से दीवार में घुस गया था और केवल हैंडल ही दिखाई दे रहा था। जिस क्षण लाइट विंड स्वॉर्ड ने दीवार में वार किया, जियान चेन को गति से थोड़ी सी भी रुकावट महसूस नहीं हुई, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे दीवार पत्थर की दीवार के बजाय बीनेकुड का टुकड़ा है। हालांकि जियान चेन पहले आसानी से पत्थर की दीवार में वार कर सकता था, लेकिन यह अब उतना आसान नहीं था। धीरे धीरे अपनी तलवार निकालते हुए जियान चेन का दिल आत्मविश्वास से भर गया। अगर वह त्यानेक्सियोगली के खिलाफ जाता तो भले ही वह उसके खिलाफ न जीत पाता, लेकिन कम से कम वह एक अच्छी लड़ाई तो लड़ ही सकता था। अब चूंकि उसकी ताकत संत गुरु स्तर पर थी, इसलिए जियान चेन को अब इस बात की चिंता नहीं थी कि कहीं उसका सामना भाड़े के सैनिकों के समूह से न हो जाए। भले ही उनके बीच कोई महान संत गुरु क्यों न हो, वह कम से कम जरूरत पड़ने पर भाग तो सकता था। अपनी हल्की पवन तलवार को याद करते हुए जियान चेन ने खुद को सारी धूल से साफ किया और एक बार फिर आग जलाई, एक बार फिर अंधेरे के बजाय आग की चमक का आनंद लिया। जब जियान चेन गुफा से बाहर निकला तो 5 दिन बीत चुके थे। तेज धूप आसमान में तैर रही थी, जो ये संकेत दे रही थी कि दोपहर हो चुकी है। जियान चेन ने एक यादृच्छिक दिशा में जाने से पहले शांति से अपने चारों ओर देखा। मुझे उम्मीद है कि ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज के उस भाड़े के सैनिक ने मुझे निराश नहीं किया होगा। लंबी घास से भरे जंगल में चलते हुए जियान चेन ने खुद से कहा। अब जब वह एक संत मास्टर था तो उसकी लड़ने की ताकत बहुत अधिक थी, और वेक सिटी के भीतर निश्चित रूप से बहुत कम लोग होंगे जो उसका मुकाबला कर सकते थे। जियान चेन जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में आलस्य से टहलने लगा। पर्वत श्रृंखला के इस हिस्से में श्रेणी 2 और 3 जादुई जानवर अक्सर क्षेत्र में टहलते थे। अतीत में जियान चेन को इस क्षेत्र से गुजरते समय सावधान रहना पड़ता था, लेकिन अब जब तक वह गोल्डन धारीदार चांदी के सांप के समान स्तर पर किसी अन्य राक्षस से नहीं मिलता, भले ही वह श्रेणी 3 जादुई जानवर ही क्यों न हो, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तभी जियान चेन के कान कांप उठे, क्योंकि उसे सामने से धीमी सी आवाज सुनाई दी। घनी वनस्पतियों के कारण जियान चेन की नजर कम हो गई थी और वह ये नहीं देख पा रहा था कि पेड़ों के पीछे कौन बात कर रहा है। हैरी, हम कई दिनों से इस इलाके में खोज कर रहे हैं और मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के चारों ओर कई बार चक्कर लगा चुके हैं, और फिर भी हमें अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो जियान चेन जैसा दिखता हो। क्या आपको लगता है कि जियान चेन अभी भी यहाँ है? क्या होगा अगर वह पहले ही बिना किसी निशान के भाग गया हो? फिजी, तुम अपनी शिकायत करना बंद करो। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी है और हर जगह जंगली घास है। इस जगह पर एक भी व्यक्ति की तलाश करना मुश्किल है, निश्चित रूप से तुम ये समझते हो। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि जियान चेन बुरी तरह घायल है। अगर वह भागना भी चाहे तो भी वह दूर नहीं जा पाएगा। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि वह अभी कहीं छिपा हुआ है या नहीं और ठीक होने की कोशिश कर रहा है या नहीं। ये सही है, मुझे यकीन है कि जियान चेन कहीं गहरे घावों के साथ छिपा हुआ है और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। लेकिन यह अभी भी बहुत परेशानी वाली बात है। कई लोग पहले ही पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हैं, और अगर जियान चेन किसी गुप्त स्थान पर नहीं होता तो उसे बहुत पहले ही लोगों के एक समूह द्वारा खोज लिया गया होता, या फिर कोई जादुई जानवर उसे खा गया होता। इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन हमें अभी धीरे धीरे उसकी तलाश करनी चाहिए। अगर हम उसे नहीं भी पाते हैं तो भी हम कुछ जादुई जानवरों को मार पाएंगे और उनकी राक्षसी कोर को खेती के लिए ले जा पाएंगे। जैसे ही वह अंतिम पंक्ति बोली गई, समूह कुछ ऊंची घासों को धकेलते हुए सड़क पर आ गया, जहां वे अपने सामने जियान चेन को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वे देख सकते थे कि जियान चेन ने जानवरों का चमड़ा पहना हुआ था और उसका चेहरा पर्वत श्रृंखला पर बिताए समय की जमा हुई गंदगी से छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने जियान चेन को देखा, भाड़े के सैनिकों ने उसे खाली देखा। उसी समय जियान चेन ने अपने सामने समूह को देखा। उसके सामने कुल 7 या 8 लोग थे जिनकी उम्र 30 साल के आसपास लग रही थी। उनके चेहरों पर पसीने और गंदगी के निशान थे और उनके कपड़े फटे हुए थे, जिससे पता चलता था कि वे कम से कम कुछ दिनों के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में रह रहे थे। भाड़े के सैनिकों में से एक जियान चेन से बात करने के लिए आगे बढ़ा। साथी मित्र, आपकी उपस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि आप काफी समय से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में हैं। जियान चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने जवाब दिया, हाँ, मैं काफी दिनों से इस पर्वत श्रृंखला पर हूँ।
तो मुझे यकीन नहीं है कि इस दोस्त ने वेक सिटी से सबसे हालिया समाचार के बारे में सुना है या नहीं। आदमी ने जियान चेन से पूछा जबकि वह उसकी ओर देख रहा था। ये सुनकर जियान चेन ने विचारमग्न होकर कहा, यह निश्चित नहीं है कि आप जियान चेन नाम वाले के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। सही है, ये वास्तव में उसके बारे में है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोस्त वास्तव में जियान चेन की तलाश में इस जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में आया है। आपकी उपस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि आप हमसे ज्यादा समय से पर्वत श्रृंखला में हैं। लेकिन शायद क्या आपको जियान चेन के बारे में कोई खबर पता है? भाड़े के सिपाही ने कहा। जियान चेन के बारे में खबर? जियान चेन की मुस्कान अजीब हो गई और उसने सिर हिलाया। तुमने सही व्यक्ति से पूछा है। वास्तव में मैं जियान चेन का ठिकाना जानता हूं। क्या तुम्हें पता है जियान चेन कहाँ है? यह सुनकर भाड़े के सैनिकों का पूरा समूह चौंक गया। इस भाड़े के सैनिक के शब्दों से सभी के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। यही तो वे सुनना चाहते थे, लेकिन जानवरों की खाल पहने इस भाड़े के सैनिक से उन्हें यह सुनने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके द्वारा यूं ही पूछे गए इस सवाल का जवाब इस तरह मिलेगा। साथी दोस्त, जियान चेन कहाँ हो सकता है? यह एक भाड़े के सिपाही ने अधीरता से पूछा। उसके लिए जियान चेन सोने के पहाड़ की तरह था और इसलिए उसने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि क्या उसके पास उससे लड़ने की ताकत है। जियान चेन अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसने धीरे से कहा, बहुत दूर नहीं, बल्कि आपकी आंखों के ठीक सामने। जियान चेन ने उत्सुकता भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। इतने सारे भाड़े के सैनिकों को मुझे ढूंढने की कोशिश करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि तियानिक्सियो कबीले के 10,000 बैंगनी सिक्कों के इनाम ने कई लोगों को लुभाया है। जियान चेन ने मन ही मन सोचा। ज्यादा दूर नहीं, बल्कि हमारी आंखों के ठीक सामने। जियान चेन की बात सुनकर सभी भाड़े के सैनिकों ने सोच में डूबे हुए उसकी कही बात को दोहराया। बहुत जल्दी भाड़े के सैनिकों को एहसास हुआ और उन्होंने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और अविश्वास से घूरने लगे, क्या तुम जियान चेन हो? अध्याय 148, हमें छोड़ दो। जैसे ही भाड़े के सैनिक चिल्लाए, उनकी नजर जियान चेन पर पड़ी और उनके चेहरे पर सदमे की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में हर जगह देखने के बाद वे संयोग से उसके सामने आ जाएंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह थी कि वे जियान चेन के सामने कैसे पहुंचे। एक अन्य भाड़े का सिपाही जियान चेन को घूरते हुए जोर से हंसा। मैं कहता हूं साथी भाई, आपको इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कोई मूर्ख आपकी बात पर विश्वास कर ले और आपको इनाम के लिए तियानिक्सियो कबीले में ले जाए। उस भाड़े के सैनिक की बात सुनकर अन्य भाड़े के सैनिकों को भी समझ में आ गया और वे भी मुस्कुराने लगे। जियान चेन ने जो शब्द कहे थे उनसे वे सचमुच चौंक गए थे। साथी दोस्त, अभी जियान चेन का नाम इस इलाके में बदनाम है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप फिर से इस तरह का मजाक न करें, वरना मुसीबत में फंसकर लोग आपको ढूंढने आएंगे। एक भाड़े के सिपाही ने कहा। उनमें से एक भी व्यक्ति यह नहीं मानता था कि जानवरों की खाल पहने यह व्यक्ति वही जियान चेन है जिसे वे ढूंढ रहे थे। जियान चेन ने हंसते हुए कहा, तो फिर आपको यह मानने की क्या जरूरत है कि मैं जियान चेन हूं? हम जो जानते हैं उसके अनुसार जियान चेन का संत हथियार एक पतली लंबी तलवार है और काफी युवा है। सटीक रूप से कहें तो लगभग 20 साल की उम्र का। उसकी गति काफी तेज है और उसकी तलवार के वार भी इतने तेज हैं कि कुछ संत मास्टर विशेषज्ञ भी उन्हें चकमा नहीं दे पाते। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि ये संत मास्टर उसकी तलवार को चकमा नहीं दे पाए थे, इसलिए वे जियान चेन के हाथों मारे गए। एक भाड़े के सैनिक ने कहा। जियान चेन के हाथ में एक चांदी की तलवार दिखाई दी। यह उसकी हल्की पवन तलवार थी। हंसते हुए जियान चेन ने कहा, देखो, जियान चेन जिस तलवार का इस्तेमाल करता है, क्या ये वही है? यह सुनकर भाड़े के सैनिकों ने जियान चेन के हाथों में हल्की पवन तलवार को उत्सुकता से देखा। अरे देखो, इस तलवार में कुछ समानता है। ये सही है, ये काफी समान है, लगभग बिल्कुल एक जैसा। तुरंत ही दो भाड़े के सैनिक चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। उन दोनों की आवाज सुनकर बाकी भाड़े के सैनिक गंभीर होने लगे और जियान चेन की ओर देखने लगे। उसके प्रति उनका रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। तुम सच में जियान चेन हो? एक भाड़े के सैनिक ने जियान चेन के धूल से भरे चेहरे को घूर कर देखा। अब हालात जिस तरह के थे, ये सभी भाड़े के सैनिक इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति वही व्यक्ति था जिसकी वे इतनी मेहनत से तलाश कर रहे थे। जियान चेन ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं जियान चेन हूं। जियान चेन जिसका तियानिक्सियो कबीले ने पीछा किया है। अभी मैं यहाँ ये देखने के लिए खड़ा हूं कि क्या आप मुझे पकड़कर इनाम के लिए वेक सिटी वापस ले जा सकते हैं।
ये सुनकर सभी सैनिक एक दूसरे की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक सैनिक चिल्लाया, मेरे भाइयों, उसे घेर लो। इस आदेश के साथ एक भाड़े का सैनिक जियान चेन की ओर दौड़ा, जबकि बाकी भाड़े के सैनिक एक पल के लिए रुके और फिर उसके साथ आगे बढ़े। उन्होंने जियान चेन को एक घेरे में घेर लिया। जैसे ही जियान चेन ने लाइट विंड स्वॉर्ड को अवशोषित किया, उसके दोनों हाथ उसकी छाती पर टिक गए और उसने अपने चारों ओर भाड़े के सैनिकों को देखा। तिरस्कार के साथ उसने कहा, ऐसा लगता है कि कई लोग 10,000 बैंगनी सिक्कों के इनाम से लुभाए गए थे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि महान संत भी मुझे पकड़ने आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने यह नहीं सुना कि मेरे हाथों कितने संत गुरु मारे गए, या आपको लगता है कि आपकी ताकत संत गुरुओं से ज्यादा है? सभी भाड़े के सैनिक जियान चेन की बात सुनकर झिझकते हुए उसे देखने लगे, लेकिन भाड़े के सैनिकों में से एक चिल्लाया, जियान चेन, तुम बहादुर होने का नाटक करना बंद कर सकते हो। अभी हर कोई जानता है कि तुम बुरी तरह घायल हो, इसलिए तुम्हारी ताकत पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम हमारे साथ आज्ञाकारी होकर आओ, अन्यथा हमें असभ्य होने का दोष मत दो। उस समय तक यह मत कहना कि हमने तुम्हें धमकाया है। जियान चेन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि पैसे ने तुम्हारे दिमाग को इस हद तक खराब कर दिया है कि तुम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। भूल जाओ, मुझे अब तुमसे बात करने का मन नहीं है। जियान चेन ने फिर बोलना बंद कर दिया और फिर उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और फिर वह तुरंत पास में खड़े एक भाड़े के सिपाही के सामने आ गया। अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाकर उसने बिना किसी हरकत के उस भाड़े के सिपाही की नाक पर जोरदार वार किया। आह! भाड़े का सिपाही दर्द से चिल्लाया और उसने अपनी नाक पकड़ ली। धीरे धीरे खून उसके चेहरे से टपकने लगा और कुछ ही देर में उसके चेहरे का पूरा निचला हिस्सा खून से भर गया। जियान चेन की मुट्ठी ने उसकी नाक तोड़ दी थी। उस भाड़े के सिपाही की नाक तोड़ने के बाद जियान चेन यहीं नहीं रुका। उसने तुरंत उसके पेट पर लात मारी, जिससे वह 5 मीटर पीछे उड़ गया। इसके तुरंत बाद जियान चेन का शरीर गायब हो गया और दूसरे भाड़े के सैनिक के सामने फिर से प्रकट हुआ, जिसके पैर के चारों ओर बहुत ज्यादा मात्रा में सेंट फोस था। उस पैर से उसने भाड़े के सैनिक की छाती पर वार किया। धमाका! टक्कर की आवाज आई। भाड़े के सिपाही को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और वह हवा में उड़ गया, उसके मुंह से खून बहने लगा। जियान चेन, तुम कितने घटिया इंसान हो जो छिपकर हमला कर रहे हो। सब लोग आगे बढ़ो, उसे पकड़ो। जियान चेन द्वारा उन 2 भाड़े के सैनिकों पर हमला करने के बाद शेष भाड़े के सैनिकों को होश में लाया गया और वे अपने संत हथियारों के साथ जियान चेन पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। जियान चेन ने फुर्ती से हमलों को चकमा दिया और आगे की ओर दौड़े तथा अपनी मुट्ठियों को तैयार रखते हुए उन्होंने कुछ भाड़े के सैनिकों पर तीव्र गति से हमला किया, जिससे अंतहीन आवाजें सुनाई देने लगीं। अब चूंकि जियान चेन एक संत मास्टर था, वह अपनी हल्की पवन तलवार का उपयोग किए बिना आसानी से महान संत स्तर के लोगों की देखभाल कर सकता था। हर तलवार चलाने वाला अपनी तलवार को बहुत महत्वपूर्ण समझता था और कई लोग तलवार को अपने दूसरे जीवन के समान मानते थे। जियान चेन भी इसका अपवाद नहीं था। अपने सामने खड़े इन भाड़े के सैनिकों को देखकर अगर वह इन भाड़े के सैनिकों को मारने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करता तो यह एक मुर्गी को गाय के चाकू से मारने जैसा होता। जियान चेन द्वारा चीनी मुक्केबाजी की कला का उपयोग करने के बावजूद ये भाड़े के सैनिक अभी भी जवाब देने में असमर्थ थे। कुछ ही सांसों के बाद वे खून से लथपथ नाक और सूजे हुए चेहरे के साथ जमीन पर गिर गए। जियान चेन ने जमीन पर पड़े पीड़ा से पीड़ित भाड़े के सैनिकों को देखते हुए अपने हाथों को आपस में ताली बजाते हुए हंसा, क्या आपको अभी भी विश्वास है कि आप मुझे वह इनाम दिलाने के लिए अंदर ले जा सकते हैं? भगवान जियान चेन, कृपया हमें छोड़ दें, कृपया हमें छोड़ दें। हम इनाम के विचार से मूर्खता की हद तक बहक गए थे। आपको उदार होना चाहिए, कृपया इस बार हमें छोड़ दें। एक भाड़े का सिपाही जमीन से रेंगता हुआ आया और ऊंची आवाज में विनती करते हुए जियान चेन के सामने सिर झुकाने लगा। अध्याय 149, जो भाड़े के सैनिकों से एक बार फिर मुलाकात। भाड़े के सिपाही को लगातार अपना सिर झुकाते देख जियान चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इस तरह के लोग वो थे जिन्हें वो सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिजी, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और उठो। तुम हमारा चेहरा खराब कर रहे हो, भले ही हम मर जाएं, बस इतना ही, डरने की क्या बात है? ये देखकर कि भाड़े का सिपाही जियान चेन के सामने अपना सिर झुकाए हुए है, अन्य भाड़े के सैनिकों में से एक उसे गाली देने से खुद को रोक नहीं सका। फिजी, तुम काहे कमीने, अपने पूरे जीवन में मैंने तुम्हारे जैसा भाई कभी नहीं देखा। फिजी नामक भाड़े का सैनिक, जो घुटनों के बल बैठा था, उसने अपने बाकी भाड़े के सैनिकों को अत्यधिक घृणा की दृष्टि से देखने पर मजबूर कर दिया था।
जियान चेन ने फिजी पर चिल्ला रहे भाड़े के सैनिकों को कुछ प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। जो लोग फिजी की तरह कायरता से अपनी जान से चिपके हुए थे, जियान चेन ने उनसे सबसे अधिक घृणा की। क्या तुम्हें अब भी कुछ कहना है? जियान चेन ने उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया जो अपना सिर झुका रहा था और दूसरे भाड़े के सैनिकों की ओर देखने लगा। ये सुनकर भाड़े के सैनिकों ने एक दूसरे को दुखी भाव से देखा। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि वे जियान चेन की दया के अधीन थे, लेकिन सबसे अधिक संभावना ये थी कि वे कल का सूरज देखे बिना हमेशा के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर ही रहेंगे। चाहे आप हमें मार दे या हमारा मांस काट लें, जो चाहे करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, एक जिद्दी भाड़े के सिपाही ने दृढ़ता से कहा। जियान चेन ने अपनी मुट्ठी और पैरों का इस्तेमाल करके ही उन्हें काबू में कर लिया था। इस तरह की ताकत ने उन सभी को भागने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वे अपने दिलों में स्पष्ट रूप से जानते थे कि भागने से व्यावहारिक रूप से सफलता की कोई संभावना नहीं होगी। मैं तुम सबको जीने का एक मौका दूंगा। अपने सभी क्लास 2 मॉन्स्टर को सौंप दो और तुम जा सकते हो, अन्यथा तुम सब यहीं मर जाओगे। अभी चुनो, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा, जियान चेन ने धीरे से कहा। उस निर्णय का सामना करते हुए भाड़े के सैनिकों में से किसी ने भी संकोच नहीं किया। तुरंत अपने सिर हिलाते हुए उन्होंने आज्ञाकारी रूप से अपने स्पेस बेल्ट के भीतर से हर एक क्लास 2 मॉन्स्टर कोर को बाहर निकाला और उन्हें बड़े करीने से एक साथ ढेर कर दिया। हालांकि वे सभी उन्हें छोड़ने के लिए बहुत अनिच्छुक थे, वे मूर्ख नहीं थे और जानते थे कि यह कंजूस होने का समय नहीं था। जियान चेन ने ढेर पर नजर डाली, जहां 10 से ज्यादा क्लास 2 मॉन्स्टर कोर नहीं थे। अब मॉन्स्टर कोर सौंप दो। आज्ञाकारी रूप से भाड़े के सैनिकों में से एक ने जमीन से राक्षस कोर को उठाया और उन्हें जियान चेन के हाथ में रख दिया। एक बार जब जियान चेन ने राक्षस कोर को अपने हाथों में ले लिया तो उसने उन्हें दूर कर दिया। तो चलो, मैं आज उदारता महसूस कर रहा हूं। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन अगर हम फिर से उस स्थिति में एक दूसरे से मिलते हैं तो उम्मीद मत करो कि यह वही होगा। भाड़े के सैनिकों ने इधर उधर रुकने की जहमत नहीं उठाए और अपनी दुम दबाकर भाग गए। भाड़े के सैनिकों को जंगल में गायब होते देख जियान चेन मुस्कुराया और उसने क्लास 2 मॉन्स्टर कोर को अपने स्पेस बेल्ट में जमा कर लिया। अपनी मुट्ठियां मसलते हुए उसने खुद से कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे लोगों पर हमला करने के लिए अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किए हुए कितना समय हो गया है। हालांकि यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह इतना भी बुरा नहीं है। इन भाड़े के सैनिकों के लिए, उनके राक्षस कोर के लिए कक्षा 2 जादुई जानवरों को मारना कोई आसान काम नहीं है। मैंने उन्हें सबक सिखाया है, लेकिन चूंकि यह उनके कक्षा 2 राक्षस कोर का एकमात्र स्रोत है, इसलिए यह निश्चित रूप से आखिरी बार नहीं होगा जब मैं उन्हें देखूंगा। जल्दी या बाद में इस रास्ते से कई और लोग आएंगे। हाँ, मुझे नहीं पता कि कितने लोग होंगे, लेकिन 10,000 बैंगनी सिक्कों के पुरस्कार के साथ मुझे उम्मीद है कि और भी मजबूत लोग आएंगे। अन्यथा मेरी योजना बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगी। इस तरह के अच्छे अवसर से मैं निश्चित रूप से जितना संभव हो उतना लाभ कमाऊंगा। चूंकि जो लोग मुझे खोजने की कोशिश कर रहे हैं वे सभी दुश्मन हैं, इसलिए मुझे अपना हाथ रोकने की आवश्यकता नहीं होगी। कमजोर लोग मजबूत लोगों के लिए भोजन है, यह इस दुनिया का पूर्ण नियम है। जियान चेन के चेहरे पर धीरे धीरे उम्मीद की झलक दिखने लगी। उसकी साधना की वजह से उसकी राक्षस कोर खपत दर दूसरों की तुलना में दर्जनों गुना या शायद 100 गुना ज्यादा थी। उसके पास अपने डेंटियन में चमक के कारण ज्यादा राक्षस कोर कमाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसे साधना के लिए विश्वसार का उपयोग करना छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था और अब वह केवल राक्षस कोर पर निर्भर था। भाड़े के सैनिकों के जाने के कुछ ही समय बाद उन्होंने तुरंत जियान चेन के ठिकाने की खबर फैला दी। जल्द ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में जियान चेन की स्थिति सभी को पता चल गई। जल्दी ही हर एक भाड़े का सैनिक और सत्ता के अन्य दल उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस समय जियान चेन उस जगह पर बैठा हुआ था और वहां से जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। 30 मीटर दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ वह पूरी तरह से पेड़ की पत्तियों से छिपा हुआ था और उसके शरीर का कोई भी हिस्सा पत्तियों के बीच से दिखाई नहीं दे रहा था। इस स्थिति में उसे देखना बहुत मुश्किल था। कुछ ही देर बाद 40 भाड़े के सैनिकों का एक समूह धीरे धीरे उस क्षेत्र में आया जहां जियान चेन बैठा हुआ था। वे सभी स्टील के हेलमेट पहने हुए थे और पूरे शरीर पर कवच पहने हुए थे। उनमें से एक भी अव्यवस्थित नहीं दिख रहा था, बल्कि वे बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित लग रहे थे। जैसे ही जियान चेन ने पत्तों के बीच से इन भाड़े के सैनिकों को देखा, उसके दिमाग में एक भाड़े के सैनिक समूह का नाम कौंध गया। तुरंत ही उसकी आंखों में हत्या के इरादे की एक झलक दिखाई दी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। धमाका! जैसे ही जियान चेन पेड़ की चोटी से नीचे कूदा, पत्तों के भीतर से एक आवाज आई। कौन सा व्यक्ति
सावधान रहो, कोई पेड़ से नीचे आया है। जैसे ही जियान चेन पेड़ की चोटी से नीचे उतरा, नीचे खड़े बख्तरबंद भाड़े के सैनिकों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और उनमें से प्रत्येक ने लड़ने के लिए तैयार होकर एक एक संत हथियार निकाल लिया। जियान चेन का पैर पेड़ से टकराया, जिससे वह 20 मीटर आगे उड़ गया और अंततः भाड़े के सैनिकों के ठीक सामने जमीन पर उतरा। आप कौन हैं? सबसे आगे वाला बख्तरबंद भाड़े का सैनिक जियान चेन की ओर बढ़ा और चिल्लाकर उससे अपना परिचय देने को कहा। जियान चेन के गंभीर चेहरे ने समूह को ध्यान से देखा। यह अफसोस की बात थी कि उसने समूह में कोई परिचित व्यक्ति नहीं देखा। आप झोउ भाड़े के सैनिक हैं? जियान चेन ने कहा, इसमें कोई सवाल ही नहीं था। ये सही है, हम झोउ भाड़े के सैनिक हैं। आप कौन हैं और आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? मोर्चे पर मौजूद भाड़े के सैनिक ने धीरे से पूछा। झोउ भाड़े के सैनिक कमजोर नहीं थे और उन्हें वेक सिटी के शीर्ष 5 भाड़े के सैनिकों के समूहों में से एक माना जा सकता था। वेक सिटी में झोउ कबीले के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें बहुत अहंकारी बना दिया था। एक बार जब उसने उनकी पहचान की पुष्टि कर ली तो जियान चेन से ऊर्जा की लहरों में हत्या की बड़ी मात्रा में इच्छा शक्ति उभरी। बिना कुछ कहे जियान चेन ने अपनी हल्की पवन तलवार निकाली और झोउ भाड़े के सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। पिछली बार जब जियान चेन झोउ भाड़े के सैनिकों से मिले थे तो वे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में एक वर्ग 5 शावक से मिले थे। हालांकि उस झोउ भाड़े के सैनिकों के समूह के मूल सदस्य यहां नहीं थे, लेकिन उन्होंने फ्लेम भाड़े के सैनिकों की जान ले ली थी और उन्हें वर्ग 5 शावक को खोना पड़ा था। साथ ही वर्ग 5 गोल्डन फर टाइगर किंग से भागते समय अगर झोउ भाड़े के सैनिकों के उस सदस्य ने शावक को कैप्टन केंडल पर नहीं फेंका होता तो गोल्डन फर टाइगर किंग फ्लेम भाड़े के सैनिकों का पीछा नहीं करता। इसलिए फ्लेम भाड़े के सैनिकों के पूरे विनाश और उसमें मौजूद सभी लोगों की मौत का सारा दोष झोउ भाड़े के सैनिकों पर लगाया जा सकता है। अध्याय 150 विनाश। जियान चेन ने जल्दी से अपने और झोउ भाड़े के सैनिकों के बीच 10 मीटर की दूरी कम कर ली। अपनी हल्की हवा वाली तलवार से उसने सबसे आगे वाले भाड़े के सैनिक के गले की ओर वार किया ताकि उसे मार सके। एक झटके में तलवार उसके गले के ठीक सामने आ गई। तलवार को अपनी ओर अतुलनीय गति से आते देख नेता के चेहरे पर एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अपने स्वयं के संत हथियार से उसे रोकने के लिए समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। जल्दी से उसने इस घातक तलवार के वार से बचने के लिए अपने शरीर के पूरे ऊपरी आधे हिस्से को घुमाया और बिना किसी हिचकिचाहट के वह जियान चेन से कुछ दूरी बनाने के लिए पीछे हट गया। जियान चेन का हमला विफल होने के बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। आगे बढ़ते हुए वह अपने आगे के अन्य झोउ भाड़े के सैनिकों की ओर बढ़ा और अपनी हल्की हवा की तलवार से हमला किया और एक झटके में 4 महान संतों के गले में छुरा घोंप दिया। उनका कवच किसी काम का नहीं था, क्योंकि जियान चेन ने स्टील की धातु को ऐसे चीर दिया था जैसे वह टोफू हो। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो जिस समय चारों भाड़े के सैनिक मारे गए उस समय अन्य झोउ भाड़े के सैनिकों को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। जिस क्षण जियान चेन ने अपना हाथ हिलाया था उस समय से लेकर जब चारों भाड़े के सैनिक मारे गए थे अन्य भाड़े के सैनिकों को सांस लेने का भी समय नहीं मिला था। अपना हाथ रोको, जियान चेन के ब्लेड को चकमा देने वाला पहला भाड़े का सैनिक चिल्लाया। जियान चेन ने कितनी तेजी से हमला किया था ये देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कितना मजबूत था। वह एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, इसलिए इस समय झोउ भाड़े के सैनिक बिना किसी कारण के इस व्यक्ति के खिलाफ लड़ना नहीं चाहेंगे। हालांकि जियान चेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी थी। झोउ भाड़े के सैनिक पहले से ही उसकी हत्या सूची में सबसे ऊपर थे। उसकी हल्की हवा की तलवार लगातार चमक रही थी, क्योंकि यह उसके आसपास के वातावरण पर कहर बरपा रही थी। उसका ब्लेड लगभग मृत्यु देवता की दरांती जैसा था, जो बिना किसी दया के झोउ भाड़े के सैनिकों की जान ले रहा था। झोउ भाड़े के सैनिकों के महान संतों के पास खुद का बचाव करने का कोई मौका नहीं था। वे ब्लेड को देखने में सक्षम नहीं थे और इस तरह सीधे गले में छुरा घोंपा गया। झोउ भाड़े के सैनिकों के बीच संत मास्टर भी कुछ हमलों से ही खुद का बचाव कर पाए, इससे पहले कि जियान चेन ने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड से उनकी जान ले ली। संत मास्टर के खिलाफ जियान चेन की ताकत अब उसकी सफलता से पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। इन संत मास्टर विशेषज्ञों के पास अब जियान चेन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं होगी और उसके कब्जों को छूना भी पहले से ही एक मुश्किल काम होगा। जियान चेन का फिगर लगातार झिलमिलाता रहता था, क्योंकि वह भाड़े के सैनिकों के बीच यात्रा करता था मानो वह खुद के हमशक्ल बना रहा हो। जब वह अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देता था तो उसके शरीर पर होने वाले हर वार का सावधानीपूर्वक पूर्वानुमान लगाया जाता था और उसे चकमा दिया जाता था। जबकि वह अपने आसपास के दुश्मनों को घायल करने में सक्षम था, उसके दुश्मन उसे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। जियान चेन के हमले किसी की कल्पना से भी परे अतुलनीय रूप से तीखे थे।
40 भाड़े के सैनिकों के बीच जियान चेन ने पहले ही कुछ सेकंड के अंतराल में 20 भाड़े के सैनिकों को चाकू घोंपकर मार डाला था, जिनमें से कुछ संत मास्टर थे। ये देखकर कि कैसे जियान चेन ने 20 भाड़े के सैनिकों को इतनी जल्दी मारने के बाद भी ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की, झोउ भाड़े के सैनिकों के नेता के दिल में एक बर्फीले ठंडे डर का एहसास हुआ। उसके पत्थर के ठंडे हेलमेट के पीछे उसका पीला चेहरा छिपा हुआ था। उसके मन में बहुत उलझन थी। उसे नहीं पता था कि झोउ भाड़े के सैनिकों ने इतने मजबूत व्यक्ति को कब नाराज किया था, लेकिन बिना एक शब्द भी कहे इस व्यक्ति ने झोउ भाड़े के सैनिकों पर बेरहमी से हमला कर दिया था। नेता शांत होकर यह सोचने में असमर्थ था कि क्या करना है, लेकिन उसका दिमाग जल्दी ही एक निष्कर्ष पर पहुंच गया था। तुरंत पीछे मुड़ते हुए उसने भागने का फैसला किया। वह अपने दिल में जानता था कि जियान चेन द्वारा दिखाए गए ताकत के महान प्रदर्शन के सामने वह पूरी तरह से शक्तिहीन था। अगर वह पीछे भी रह जाए तो भी वह ज्यादा फर्क नहीं करेगा और वहीं मर जाएगा। इसलिए अगर यहां मौत का मामला है तो वह मौका पाकर भाग जाना पसंद करेगा। इससे पहले कि वह 20 मीटर दूर भाग पाता, एक व्यक्ति की आकृति बहुत तेजी से उसके पीछे आ गई। पलक झपकते ही वह व्यक्ति उसके पास पहुंच गया, क्योंकि तलवार की चांदी की चमक ने एक शानदार रोशनी छोड़ी और भागते हुए व्यक्ति की ओर बढ़ गई। झोउ भाड़े के सैनिकों का नेता एक पीक सेंट मास्टर था, इसलिए जैसे ही उसे तलवार क्यूई की असाधारण मात्रा महसूस हुई, वह तुरंत जमीन पर गिर गया और पीछे देखे बिना लुढ़क गया। जैसे ही उसके दोनों हाथ जमीन पर पड़े, उसने खुद को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर लिया और एक लंबा भाला उसके हाथ में आ गया। भाले में बड़ी मात्रा में सेंट फोर्स के साथ उसने जियान चेन की ओर वार किया। जियान चेन ने चकमा देने के बजाय थोड़ा सा झुककर एक बार फिर नेता की ओर बढ़ना जारी रखा। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड ने पूरे क्षेत्र को अपनी चमक से ढक लिया, उसका हाथ कांप उठा, जिससे हर कोई इस अवास्तविक अनुभव को देखकर चकित रह गया। एक तलवार के सामने जिसकी रोशनी पूरे आसमान को घेरती हुई लग रही थी, पीक सेंट मास्टर विशेषज्ञ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। झिझक के उस पल में जियान चेन की चांदी की ब्लेड चमक के भीतर से फिर से प्रकट हुई और सीधे उसके गले में घुस गई। धमाका! जियान चेन ने नेता की छाती पर लात मारी, जिससे वह बहुत पीछे की ओर उड़ गया। अपनी खूनी लाइट विंड स्वॉर्ड को पकड़े हुए जियान चेन शेष झोउ भाड़े के सैनिकों की ओर भागा ताकि उन्हें मार सके। जियान चेन का इरादा एक भी सदस्य को इस जगह से जिंदा जाने देने का नहीं था। कैप्टन चेन युनलोंग की मृत्यु हो गई है। कैप्टन चेन युनलोंग मारा गया। कैप्टन चेन युनलोंग पहले ही मारा जा चुका है, सब लोग भागो। अपने कप्तान की मौत से हर भाड़े के सैनिक के दिल में बहुत ज्यादा डर बैठ गया था, क्योंकि हर कोई अपनी लड़ने की हिम्मत खोने लगा था। जियान चेन के सामने जो मौत के देवता की तरह लग रहा था, उनकी हिम्मत लगभग खत्म हो गई थी। अपने हेलमेट फेंककर वे भागने की कोशिश करने लगे। जियान चेन ने कुछ सदस्यों को मार डाला था, उसके बाद बचे हुए कुछ लोग अपनी पूरी ताकत के साथ हर संभव दिशा में भागने लगे थे। हालांकि जियान चेन धीमा नहीं था, लेकिन इस मामले में हर एक भाड़े के सैनिक को मारना आसान काम नहीं था। तुम झोउ भाड़े के सैनिक यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। जियान चेन की आंखों में हत्या के इरादे की चमक थी, क्योंकि उसने तुरंत अपनी तलवार से तलवार क्यूई को जबरदस्त तरंगों में डालना शुरू कर दिया। तुरंत लाइट विंड तलवार जियान चेन के हाथ से अलग हो गई और जबरदस्त गति से उड़ गई। प्रकाश की एक चांदी की किरण में तब्दील होकर यह उसे मारने की कोशिश में निकटतम भाड़े के सैनिक की ओर उड़ने लगी। इस समय जियान चेन को अपनी आत्मा तलवार को गुप्त रखने की परवाह नहीं थी, वह सिर्फ पूरे झोउ भाड़े के सैनिकों को नष्ट करना चाहता था। लाइट विंड स्वॉर्ड पूरे इलाके में रोशनी की एक चांदी की लकीर की तरह हवा में उड़ी और भागने की कोशिश कर रहे सभी भाड़े के सैनिकों के गले में छुरा घोंप दिया। कुछ ही सेकंड में बचे हुए 10 भाड़े के सैनिक जमीन पर गिरकर मर गए।